Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online entry test preparations. I hope you all are doing well. This is me तैमूर हसन और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्यास यूनिवर्सिटी की फिजिक्स की एंड गेम। बिल्कुल, आप लोग अगर इस एक वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप लोगों का प्यास यूनिवर्सिटी के फिजिक्स की कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। सो मेक श्योर डियर स्टूडेंट्स कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखेंगे विदाउट स्किपिंग एनी पोर्शन। किसी भी पोर्शन को स्किप नहीं करना आप लोगों ने। और आप लोग हाँ इसकी स्पीड तेज करके सुन सकते हो, लेकिन आप लोगों ने कोई पोर्शन स्किप नहीं करना है। मैं आप लोगों को कंप्लीट इसमें प्यास यूनिवर्सिटी के फिजिक्स के पोर्शन की प्रिपरेशन करवा दूंगा। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले अगर आप लोगों ने प्यास यूनिवर्सिटी कैंडिडेट टेस्ट में अप्लाई किया और आप लोगों ने इंग्लिश की वीडियो नहीं देखी है तो लाजमी तौर पे प्यास यूनिवर्सिटी की इंग्लिश की एंड गेम भी देख लें, बेसिक मैथ की एंड गेम भी देख लें, केमिस्ट्री की एंड गेम भी देख लें और ये फिजिक्स की एंड गेम भी आप लोगों ने पूरी देख लेनी है और साथ फिर मैथ की एंड गेम। तो ये तमाम एंड गेम्स को लाजमी तौर पे सुन के जाएं। आप लोगों ने अगर प्यास यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट कवर करना है तो आप लोगों को मैं तीन चीजें बताऊंगा। भाई, अगर आप लोगों ने जो मेरी ये वीडियो सुन रहे हो प्यास यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट क्लियर करना है ना फॉर योर राउंड 1 और राउंड 2 या राउंड 3 विच आर यू गोइंग टू टेक इन 2025, जो आप लोग 2025 के अंदर देने जा रहे हो, तो आप लोग ये एंड गेम्स को सुन लें। ठीक है, ये जो एंड गेम आप लोगों के लिए लेके आए इन एंड गेम्स को सुन लें आप लोग। नंबर 2 पे आप लोग क्या करें, अपने साथ ये जो नींद है, अपनी जो स्लीप टाइम है अपने लिए वो पूरा रखें, स्लीप टाइम आप लोग। और लास्ट पे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेयर्स, दुआएं लेके जाएं। बस ये तीन चीजें आप लोगों ने करनी है और ढेर दुआएं आप लोगों के लिए इंशाल्लाह। तो आप लोगों का प्यास यूनिवर्सिटी का टेस्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो ये आप लोग जनाब नोट कर सकते हैं कि एंड गेम पूरी हमारी सुन लें, उसके बाद स्लीप टाइम अपना अच्छा खासा सही रखें, मतलब 6-7 घंटे की नींद पूरी हो, दुआएं लेके जाएं और इंशाल्लाह अल्लाह के नाम से आप शुरू करें पेपर को और आपका पेपर बहुत बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं फिजिक्स के अंदर। आप लोगों को पता ही है पैटर्न क्या होता है प्यास की यूनिवर्सिटी के टेस्ट का। इसमें यू आर प्रोवाइडेड विद 100 MCQs एंड यू आर प्रोवाइडेड विद 3 आवर्स लाइक 180 मिनट्स। 180 मिनट्स का आपके पास पेपर होता है। 100 MCQs को सॉल्व करना है, जिसमें 30 फिजिक्स के हैं, 30 केमिस्ट्री कंप्यूटर के हैं, 30 आप लोगों के अगर मेडिकल के हो तो आपका मैथ नहीं होगा, आपका बेसिक मैथ होगा, और 10 आप लोगों के इंग्लिश के हैं। 30 फिजिक्स के आप लोगों के, 30 आप लोगों के मैथ के हैं जो बेसिक भी हो सकता है एडवांस भी हो सकता है। एडवांस होगा ICS और इंजीनियरिंग वालों का, बेसिक मैथ होगा मेडिकल वालों का। 30 MCQs आप लोगों के या केमिस्ट्री के होंगे या आप लोगों के कंप्यूटर साइंस के होंगे। 10 MCQs आप लोगों के इंग्लिश के होंगे। तो इस तरह आप लोगों का 100 MCQs का ये पूरा पेपर होगा जिसको आप लोगों ने सॉल्व करना होता है 180 मिनट्स में। इसमें आप लोगों के फिजिक्स के 30 MCQs हैं और ये फिजिक्स के 30 MCQs बेसिक नहीं होते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं और इसमें सॉल्व करने वाले होते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस इसमें होते हैं काफी ज्यादा। तो इसलिए अब हम तमाम चीजों को देख लेते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप लोग ये वीडियो क्यों देख रहे हो। अगर आप लोगों ने प्यास यूनिवर्सिटी का राउंड 1 देना तब आप देख रहे हो, अगर आप लोगों ने राउंड 2 की भी तैयारी करनी है तो उसके लिए भी ये वीडियो 100% रिकमेंडेड है, राउंड 3 के लिए भी आप लोगों के लिए ये वीडियो 100% रिकमेंडेड है फॉर योर 2025 एडमिशंस। अगर आप लोगों ने अपना प्यास यूनिवर्सिटी के अंदर 2025 के अंदर एडमिशन को सिक्योर करना है तो ये पूरी की पूरी वीडियो आप लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड है, विदाउट स्किपिंग एनी पोर्शन, विदाउट स्किपिंग एनी नैनो सेकंड। आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है। यस, यू कैन वॉच विद 2x स्पीड, बट आप लोगों ने इसको स्किप नहीं करना। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट ये है कि अगर आप लोग अपना यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो, खुदा न खासा आपको इश्यूज फेस करना पड़ रहे हैं, जो कि यूजुअली एक नॉर्मल केस है, बच्चों को इशू बहुत फेस करना पड़ते हैं। उनके एडमिशन के लिए प्रॉपर गाइडलाइन नहीं होती है, प्रॉपर तैयारी नहीं है कि तैयारी कहाँ से करें, कैसे करें, तैयारी नहीं हो रही, समझ नहीं आ रहा, फिर ये नहीं समझ में आ रहा किस यूनिवर्सिटी में जाएं, ये नहीं समझ में आ रहा कि हम अपनी डायरेक्शन को कैसे सेट करें। तो ये तमाम अगर चीज़ों से बचना चाहते हैं, इन तमाम चीज़ों का सोल्यूशन आपके लिए पास एजुकेशन सिस्टम लेके आया है। कि आप लोग देखो ना, इधर उधर पैसा ज़ाया करते हो, टाइम ज़ाया करते हो, इतनी अकेडमीज बम्बार हैं अकेडमीज के, उनमें ज्वाइन करते हो, एक महीना एक अकेडमी में गया, टेस्ट सेशन दिया, दूसरे में गया, तीसरे में गया, मतलब इतनी अकेडमीज चेंज की, इतना स्कूल चेंज किया, कॉलेज चेंज किया, तो एडमिशन्स को लेके बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स परेशान होते हैं। तो पास एजुकेशन सिस्टम आप लोगों को इन तमाम प्रॉब्लम्स का वन सोल्यूशन प्रोवाइड करता है कि आप लोग हमारे प्रीमियम सेशन में आ जाओ। आप लोग हमारे प्रीमियम सेशन में आओगे तो इसमें ऐसा क्या जादू करेंगे कि आप लोगों का मुकम्मल ये सोल्यूशन हो जाएगा। तो पहली तो बात है, आप लोगों को प्रीमियम सेशन में आने के लिए ना 6,000 पे करना पड़ेगा और ये वन टाइम है। जिस तरह बाकी अकेडमीज वगैरह के अंदर, कॉलेजेस वगैरह के अंदर होता है ना, आपकी मंथली फी है,
ऐसा इधर नहीं होगा। आपकी जस्ट 6,000 वन टाइम की फी है, जिसमें आप लोगों को प्यास यूनिवर्सिटी का राउंड 2 3 मुकम्मल तैयारी के साथ वीडियो से सुन लिया होगा, या खुद से थोड़ा बहुत बुक रीडिंग की होगी, ठीक है ना। तो ये आप लोग प्रॉपर वे तो नहीं था ना कि खुद से लगे रहे थे, ठीक है, तो सुनी सुनाई बातों पे कि वो उसको फॉलो कर लिया, ठीक है ना, कि उनको आप बातों को फॉलो कर लेते, तो ऐसा नहीं है। हमारे सेक्शन में बाकायदा तौर पर आप लोगों को प्यास यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट बताएंगे कैसे तैयारी करनी है, किन किन चीज़ों को आप लोगों ने देखना है, और वो तमाम चीज़ें आप लोगों को करवाई जाएंगी हमारे सेशन में। 2025 एडमिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये स्टूडेंट्स, आप लोगों को यूईटी के ई कैट के राउंड 1 राउंड 2 की तैयारी करवाई जाएगी। इसमें जीके इंस्टीट्यूट के एंट्री टेस्ट की तैयारी आप लोगों को शामिल है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फास्ट जैसी यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द बेस्ट माय फेवरेट यूनिवर्सिटी, इसकी आप लोगों को तैयारी करवाई जाएगी। आईटीयू की तैयारी करवाई जाएगी, पंजाब यूनिवर्सिटी है, एयर यूनिवर्सिटी है, बहरिया यूनिवर्सिटी है, आईबीए का राउंड 2 तैयार करवाया जाएगा। मेरा यूनिवर्सिटी, सारी यूनिवर्सिटी फेवरेट है, सारी यूनिवर्सिटी है, बहुत कमाल की यूनिवर्सिटी है। लम्स है, यू सेट है, और बाकी जितनी आपके पास यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने इन तमाम यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है, तो सिर्फ इसका एक सोल्यूशन है, सिर्फ इसका आप लोगों के पास एक हल है, और वो क्या है? वो है पास एजुकेशन सिस्टम के सेशंस को ज्वाइन करना। इससे फायदा ये मिलेगा कि आप लोगों की मेहनत कम हो जाएगी, आप लोगों की मेहनत जीरो हो जाएगी, सारी की सारी मेहनत आप लोगों को पास एजुकेशन सिस्टम करके देगा। उन तमाम चीजों को बस आप लोगों ने नोट करते जाना, और आप लोग इजीली इजीली इन तमाम यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट को क्लियर कर सकते हो। अच्छा सर, अगर आप इतनी चीजें बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कि आपके रिजल्ट आई भी हैं, रिजल्ट पहले देख लो, फिर आप डिसाइड करना कि हमारा सेशन ज्वाइन करना या नहीं करना। आप लोग पास एजुकेशन सिस्टम यूट्यूब चैनल पे जाएं, पास एजुकेशन सिस्टम यूट्यूब चैनल पे जाएं, वहां पे जाके सक्सेस स्टोरीज में जाएं और हमारे रिजल्ट्स देखें। नस्ट पे, यूटी पे, एमटीएस नेट पे, फास्ट पे, जीके पे, प्यास पे, आईटीयू है, एयर है, बहरी है, इन तमाम पे मैं आपको गिनवा देता हूँ। देखो, आप लोगों के पास जो नस्ट यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की पहले नंबर पे आने वाली यूनिवर्सिटी है, इसमें साल 2024 में हमारे स्टूडेंट ने 1000+ स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ। इसमें एनईटी के टोटल 4 राउंड हुए थे। एनईटी 1 में हमारे स्टूडेंट ने टॉप किया, एनईटी 2 में हमारे स्टूडेंट ने टॉप किया, पूरे नस्ट पूरे पाकिस्तान में, मेडिकल बैकग्राउंड से था ये स्टूडेंट। एनईटी 3 में हमारे स्टूडेंट ने अगेन टॉप किया, और उसके बाद हमारे स्टूडेंट ने पहली मेरिट पोजीशन लेके आया, नंबर 1 मेरिट पोजीशन लेने वाला स्टूडेंट पास एजुकेशन सिस्टम के प्रीमियम बैच में से था। अब यहाँ पे ऐसा नहीं फनकारी कि आप लोगों को मैं बताऊं कि किसी बच्चे ने हमारे यूट्यूब चैनल से तैयारी की हुई है, तो मैं बता दूं कि ये भी ऐसे भी बहुत स्टूडेंट है, ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं 150 145 प्लस में जाते हैं। लेकिन ये सारे जो स्टूडेंट थे ना, एनईटी 1 का टॉपर, 2 का टॉपर, 3 का टॉपर, और नस में पहली मेरिट पोजीशन लेने वाला, ये हमारे प्रीमियम बैच के स्टूडेंट थे। तो इसलिए आप लोगों को रिकमेंडेड है कि हमारे प्रीमियम बैच में आप लोगों ने आना है, तब आप लोग भी इन टॉपर्स में आ सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारे नस्ट का अभी राउंड 2 चल रहा है, एनईटी 2। जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो तब नस्ट का एनईटी 2 2025 का राउंड चल रहा है। तो इस एनईटी 2 के राउंड में भी अल्हम्दुलिल्लाह नस्ट के अंदर हमारे स्टूडेंट ने टॉप किया। ही स्कोर्ड 171 आउट ऑफ 200 बाई ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो इतने मार्क्स आ गए हमारे स्टूडेंट के, तो ये रिजल्ट है नस्ट के अंदर। अब यूईटी के अंदर भी आपको जरा दर्शन दूं, यूईटी के अंदर जो यूईटी का ई कैट होता है ना, यूईटी ई कैट को एक्सेप्ट करता है, तो यूईटी के अंदर 1400+ हमारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ साल 2024 की। ये तमाम बातें जो हो रही हैं, ये 2024 साल की हो रही हैं। तो साल 2024 के अंदर हमारे स्टूडेंट के क्या क्या रिजल्ट्स रहे, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। यूईटी के अंदर 1400+ गए। इसके बाद पहली मेरिट पोजीशन, पहली मेरिट लिस्ट लगी थी। फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर 300+ स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था, 300+ हमारे पास एजुकेशन सिस्टम के पासियंस का। ऑल डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऑलमोस्ट पास एजुकेशन सिस्टम के स्टूडेंट टॉप ऑफ द लाइन थे, टॉपर थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बाय ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। पास एजुकेशन सिस्टम के स्टूडेंट ने टॉप किया था। 300+ के स्कोर की लाइन लगी हुई थी, 290+ के स्कोर की लाइन थी, 280+। जाके लिखो यूईटी ई कैट रिजल्ट, पास एजुकेशन सिस्टम, तो आपको हमारे रिजल्ट्स नजर आएंगे। इसके बाद भाई फास्ट यूनिवर्सिटी को मैं कंसीडर करूंगा नंबर 3 पे। आप लोग सब भी जानते हो, फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह साल 2024 में 600+ हमारे स्टूडेंट गए। इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे कॉम सेट्स में, तो 600+ स्टूडेंट गए। तो ये रिजल्ट है टॉप ऑफ द लाइन। यहाँ पे 90% से ऊपर के एग्रीगेट हमारे स्टूडेंट के आए अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप भी अगर इन टॉपर्स में आना चाहते हो, आप भी अपना नाम इन टॉपर्स में रखना चाहते हो, तो आपके लिए ये प्रीमियम सेशन हाईली रिकमेंडेड है। इस नंबर को आप लोग अभी स्क्रीनशॉट लेंगे, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे, डिटेल्स आप लोगों को भेजी जाएंगी, और अपनी कंफर्मेशन करने के बाद, तसल्ली के बाद, आप हमारे सेशन में आ सकते हो। एंड यू हैव टू पे 6000, दिस 6000 यू हैव टू पे जस्ट वन टाइम फॉर गेटिंग एनरोलमेंट इनटू आवर प्रीमियम सेशन। दैट इज एक्चुअली सो प्रीमियम ना, यू विल गेट ऑल रिकॉर्डेड लेक्चर्स
along that lecture notes PDF you are provided with all practice material। और आप लोगों का लाइव क्लासेस के अंदर पूरे का पूरा सिलेबस खत्म करवाया जाएगा। लाइव क्लासेस में आप लोगों का पूरा सिलेबस खत्म करवाया जाएगा। चाहे नस्ट एनईटी 2 3 की तैयारी करनी है, आपने नस्ट एनईटी 3 4 की तैयारी करनी है, प्यास यूनिवर्सिटी के राउंड 2 3 की तैयारी करना चाहते हैं, यूईटी का ई कैट फर्स्ट और ई कैट सेकंड तैयार करना चाहते हैं, आप लोग एनटीएस नेट को तैयार करना चाहते हैं, तो इन तमाम यूनिवर्सिटीज के एनडीटेस की प्रिपरेशन के लिए एनटीएस नेट, कॉमसर्स, यूईटी का ई कैट, नस्ट का एनईटी, जीकी टेस्ट है, फास्ट का टेस्ट है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, सिंध वाली साइड के जो स्टूडेंट है, कराची यूनिवर्सिटी है, डाउ मेडिकल जो इंस्टीट्यूट है, जो डाउ इंस्टीट्यूट है उसके अंदर अगर आप जाना चाहते हैं, एमडी कैट की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप लोग एनईडी की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप लोग मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप लोग यहाँ पे जो इस्लामाबाद के अंदर यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं, एनडीयू वगैरह, एनयू टेक वगैरह, तो इन तमाम यूनिवर्सिटीज, बहरिया यूनिवर्सिटी वगैरह, इन तमाम यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन आप लोगों को ऑफर की जा रही हैं जस्ट 6000 के अंदर। 6000 में पूरा लाइव क्लासेस के अंदर आपका सिलेबस खत्म होगा। फिर उस लाइव क्लासेस में सिलेबस खत्म होने के बाद उसी सिलेबस की मल्टीपल टाइम रिविजन करवाई जाएंगी। यू आर प्रोवाइडेड विद ऑल लेक्चर नोट्स, पीडीएफ, वर्कशीट्स, प्रैक्टिस मटेरियल, मॉक टेस्ट, आपको टीचर असेस गाइडलाइन मिलती है, आपके पास टीचर्स की अवेलेबिलिटी है कि जब चाहे आप अपनी क्यूरीज को पूछ सकते हो, आपके डाउट सेशंस होते हैं, डाउट आप लोगों के ग्रुप्स बने हुए हैं जिसमें आप तमाम चीज़ों को एड्रेस पूछ सकते हो, आपको एड्रेस किए जाते हैं। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं प्यास यूनिवर्सिटी के फिजिक्स की प्रिपरेशंस के हवाले से। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पे प्यास यूनिवर्सिटी के फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, कौन से वो एरियाज हैं जिन पे आप लोगों को बहुत टारगेट करना है, कौन से वो एरियाज हैं जिनको आप लोगों को कवर करना है, कौन सी वो चीज़ें हैं जिनको आप लोगों को लाजमी तौर पर पढ़ के जाना है। फिर मैं आप लोगों को यहाँ पे उसकी तमाम तैयारी करवा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो फिजिक्स के पोर्शन के अंदर ना एक चीज़ अपने माइंड में बिठा लो कि आप लोगों का जो पेपर होगा वो न्यूमेरिकल बेस होगा। भाई न्यूमेरिकल बेस होने का मतलब नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चन ही न्यूमेरिकल पे होंगे। भाई आप लोगों के ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 60 to 70% तक कैलकुलेशन वाले होंगे, यानी 60 to 70% तक न्यूमेरिकल बेस पेपर होगा। अब ये पूरा एनालिसिस करके दे रहा हूँ क्योंकि हमने पूरा एक एक्सपीरियंस है प्यास यूनिवर्सिटी के ऊपर। प्यास यूनिवर्सिटी को बहुत सालों से तैयारी करवा रहे हैं, तो पता है कि प्यास यूनिवर्सिटी का पेपर किस पैटर्न पे आता होता है, ठीक है ना। तो प्यास यूनिवर्सिटी में पहले तो बात है नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, पहले हुआ करती थी, अब नेगेटिव मार्किंग को खत्म कर दिया गया है। और प्यास यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोगों का 60 to 70% पेपर न्यूमेरिकल बेस होगा, कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस होंगी। 30% तक ऐसा पेपर होगा जो बिल्कुल थ्योरेटिकल बेस होगा। उसके बाद आप लोगों के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये तो आप लोग इसको हाईलाइट कर सकते हो कि आप लोगों के पास न्यूमेरिकल बेस कितना होगा। और नंबर 2 पे आप याद रख सकते हो आप लोगों का ऑलमोस्ट 20 to 30% तक जो पेपर होगा ना वो आप लोगों का क्या होगा, थ्योरेटिकल बेस होगा, यानी थ्योरी के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे। ये दो चीजें नोट हो गई हैं। अब देखो आप लोगों के पास वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक आता है ना फिजिक्स के अंदर, वो हमारे पास वर्क वाला है। वर्क डन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर वाला चैप्टर आ जाता है यहाँ पे, वेक्टर वाले चैप्टर में से बहुत पूछे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक टॉपिक है, यहाँ से बहुत दफा प्यास ने पूछे हैं। जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आप लोगों का एटॉमिक स्पेक्ट्रम वाले चैप्टर के अंदर से सेकेंड ईयर फिजिक्स के अंदर से है। यहाँ पे लाइमन बाल्मर पास्टल अभी करवाता हूँ, अभी बस टॉपिक्स के नाम देखते जाओ। उसके बाद आप लोगों के पास यहाँ पे वेक्टर के अंदर से भी जो डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। और साथ में जो इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इक्विलिब्रियम के अंदर से काफी दफा क्वेश्चंस पूछे गए। इसके बाद यहाँ पे मोमेंटम वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोमेंटम के अंदर से पूछे जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ लीनियर मोमेंटम की, और साथ में हम बात कर लेते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी की, साथ में हम बात कर लेते हैं एंगुलर मोमेंटम की, साथ में हम बात कर लेते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की। तो ये जो टॉपिक्स आप लोगों को बता रहा हूँ ना, यहाँ से प्यास यूनिवर्सिटी के अंदर काफी दफा चीजें पूछी गई, काफी दफा यहाँ पे चीजें आ रही हैं। तो लाजमी तौर पे इन तमाम चीज़ों की प्रैक्टिस आप लोगों ने करके जानी है। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास डायमेंशन वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायमेंशन वाले अब मैं बड़ा डिटेल में बता रहा हूँ, एक वीडियो हमने पहले भी डिज़ाइन आप लोगों के लिए की है जिसमें मैंने तमाम प्यास यूनिवर्सिटी के फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए, मैथ के बताए, बेसिक मैथ के बताए, इंग्लिश के बताए हैं। अब ज़्यादा डिटेल में चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ। उसके बाद आप लोगों के पास यहाँ पे वो प्रीफिक्सेस वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, रेशोज पूछी जा सकती हैं, एटो टू फेमटो, पिको टू नैनो, ये तमाम रेशोज पूछी जा सकती हैं। उसके बाद आप लोगों के पास मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट फिगर वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तमाम चीज़ें आई होप आप लोगों को कवर हुई होंगी। उसके बाद आप लोगों के पास आ जाता है जो कैपेसिटर वाला टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पूरे का पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला टॉपिक है ये सारे का सारा ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली यहाँ पे जो कम्बिनेशंस हैं, कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर है, कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर है, कम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर है, कम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट है। टोटल 4 तरह के कम्बिनेशंस होते हैं आपके सिलेबस में, वो कम्बिनेशंस बड़े इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है जो चैप्टर 17 है हमारे पास, फिजिक्स ऑफ सॉलिड है, वो वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स को भी अच्छे तरीके से आप लोगों ने पढ़ के जाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये स्टूडेंट्स यहाँ पे YDSE यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और साथ में आप लोगों ने जो इंटरफेरेंस वाला टॉपिक है, इन तमाम टॉपिक्स को अच्छे तरीके से आप लोगों ने पढ़ के जाना है। उसके बाद फिजिक्स के अगर मैं फर्दर टॉपिक्स की बात करूँ तो हमारे पास यहाँ पे जो स्पीड ऑफ साउंड आ जाता है, स्पीड ऑफ लाइट आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीड ऑफ साउंड, और यहाँ पे इसके इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, प्रेशर के, डेंसिटी का, टेम्परेचर का, यानी प्रेशर का, डेंसिटी का और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, प्रेशर का, डेंसिटी का और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है स्पीड ऑफ साउंड पे, ये वाला। फिर हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है, वो वाला आप लोगों ने टॉपिक अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे पास ये चैप्टर नंबर 10 के अंदर से ऑप्टिकल फाइबर वाला, ऑप्टिकल फाइबर वाला टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने पढ़ के जाना है। तो ये तमाम टॉपिक्स जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये फिजिक्स के मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे लॉजिक गेट्स वाला टॉपिक आ जाता है। और लास्ट पे मैं आपको 3 प्रोसेस बताऊंगा, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक आपके पास कॉम्पटन इफेक्ट, एक आपके पास पेयर प्रोडक्शन। इनके ऊपर बिल्कुल भी आप लोगों ने नहीं कंप्रोमाइज़ करना है। और उसके बाद आप लोगों के पास एक एक्सरेज वाला टॉपिक आ जाता है, और साथ में लेज़र वाला टॉपिक आता है। तो ये तमाम टॉपिक्स हैं जो मैंने आपके साथ मेंशन किए हैं फिजिक्स के रिलेटेड। लेकिन जी अब वन बाय वन इनकी फार्मूला शीट हर चैप्टर की बनाते जाते हैं, और तमाम इन चीज़ों की मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवा देता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ कम्स टू फार्मूला शीट, नाउ कम टू फार्मूला शीट एंड की पॉइंट्स ऑफ ऑल चैप्टर्स। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा चैप्टर नंबर, यहाँ पे मैं स्टार्ट करूंगा सेकंड ईयर फिजिक्स के अंदर से। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेकंड ईयर फिजिक्स की। जो सेकंड ईयर फिजिक्स है हमारे पास, वहां पे यानी सेकंड जो फिजिक्स है उसको मैं यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ। सेकंड ईयर फिजिक्स के टोटल आप लोगों के पास 10 चैप्टर्स हैं। यहाँ पे सबसे पहले चैप्टर की मैं बात कर लेता हूँ विच इज कैपेसिटर। तो सबसे पहले आप देखिएगा जो हमारे पास कैपेसिटर वाला चैप्टर है, यानी जो हमारे पास चैप्टर नंबर 12 है, ये चैप्टर नंबर 12 को हम कैसे तैयार करेंगे, देखो ये पूरी वीडियो एंड तक देखते जाओ, सुकून से आपकी तैयारी 100% इंशाल्लाह ताला हो जाएगी प्यास यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट के लिए। तो सबसे पहले आप लोगों ने चैप्टर नंबर 12 के अंदर देखना है, ये हमारा कैपेसिटर के रिलेटेड है। सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना है 3 फार्मूलाज को। जो हमारे पास कैपेसिटेंस होती है ना वैक्यूम के लिए, ये हमारे पास कितनी होती है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। एक आप लोगों ने याद रखना है सी मीडियम हमारे पास क्या होती है, ये ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन में डी होता है। और जो हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ना, ये हमारे पास सी मीडियम अपॉन में सी वैक्यूम होता है। याद रखिएगा अगर आप डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रखेंगे ना तो कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, ये नंबर 1 पे आप लोगों ने याद रखना है। जब भी कैपेसिटेंस को जब भी डाई इलेक्ट्रिक को रखा जाएगा तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नंबर 2 आप लोगों ने फार्मूला याद रखना है जो हमारे पास कूलम फोर्स को होता है, वो हमारे पास होता है एफ वैक्यूम के लिए। एफ वैक्यूम हमारे पास क्या होता है, Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। और उसके बाद जो हमारे पास एफ मीडियम का होता है दैट वन इज Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ एप्सिलॉन आर इंटू आर स्क्वायर। और यहाँ से डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हमारे पास क्या आ जाता है, दैट वन विल बी एफ वैक्यूम अपॉन में एफ मीडियम। तो ये आप लोगों ने सबसे पहले 6 फार्मूलाज को याद कर लेना है, यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे हमें ये पता चला कि अगर डाई इलेक्ट्रिक को रखेंगे तो कैपेसिटेंस हमारे पास कम हो जाती है। उसके बाद आप लोगों ने डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे चार्जिंग वाला याद रखना है। चार्जिंग हमारे पास क्या होती है, Q इज इक्वल टू Q0 × 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन में आर सी। ये हमारे पास इक्वेशन होती है चार्जिंग की। ये आप लोगों को मैं यहाँ पे लिख के दे देता हूँ, चार्जिंग की इक्वेशन होती है। और जो डिस्चार्जिंग की होती है दैट इज Q इज इक्वल टू Q0 × E माइनस टी अपॉन में आर सी। और ये हमारे पास किसकी इक्वेशन होती है, दैट इज ऑफ डिस्चार्जिंग। उसके बाद यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 3 चीजें आ जाती हैं। पहला पॉइंट ये आ जाता है कि अगर आर सी की वैल्यू हमारे पास लो हो, आर सी यानी टाइम कांस्टेंट कम है, तो इसका मतलब हमारे पास फास्ट होगा, फास्ट चार्जिंग भी फास्ट होगी और डिस्चार्जिंग भी फास्ट होगी। क्लियर है। उसके बाद आप लोगों ने याद रखना है अगर हमारे पास आर सी का वैल्यू हाई आ जाए, आर सी का वैल्यू लार्ज आ जाए, तो हमारे पास स्लो चार्जिंग होगी, स्लो ही चार्जिंग होगी और स्लो ही डिस्चार्जिंग होगी। उसके बाद आप लोगों ने याद रखना है नंबर 3 पे कि जो आर सी होता है ये किसके इक्वल होता है, ये टाइम कांस्टेंट के इक्वल होता है। और उसके बाद जो टाइम कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होती है ये भी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो यहाँ पे इसका एक दफ़ा आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस पूरी फार्मूला शीट का। ये इतना ज़्यादा ऑथेंटिक, इतना ज़्यादा रेलिवेंट फिजिक्स के ऊपर पूरी एंड गेम जो मैं अपलोड कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो पूरी यूट्यूब की हिस्ट्री में आपको इतना ज़्यादा ऑथेंटिक, इतना ज़्यादा कंप्रीहेंसिव, इतना
इतना ज़्यादा डिटेल्ड लेक्चर नहीं मिलेगा प्यास यूनिवर्सिटी के ऊपर। तो लाजमी तौर पे इसको आप लोगों ने नोट करते जाना, इन तमाम चीज़ों को याद करते जाना है। तो ये पास एजुकेशन सिस्टम सबसे पहले आप लोगों के लिए तमाम वीडियोस लेके आता है, तमाम कंटेंट लेके आता है, क्योंकि हमारे लिए आप लोगों का कैरियर फ्यूचर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों ने मार्क्स भी इसी पैटर्न पे लेने हैं, आप लोगों के मार्क्स भी इतने तगड़े होने चाहिए, आपके लिए वीडियो कितनी हैवी आती है इसी तरह मार्क्स भी हैवी आने चाहिए, और आप लोगों ने बताने कि आप लोगों के मार्क्स कितने कितने आए हैं, ठीक है। तो उधर से आप लोगों ने इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला डिसअपॉइंट नहीं करना है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट दो तीन चीज़ें हैं कि जो हमारे पास टाइम कांस्टेंट होता है ना, आर सी इक्वल टू टी, तो ये टाइम कांस्टेंट है। इसमें मैं अगर आप लोगों को दो तीन चीज़ें बताऊं, तो जो हमारे पास किसी भी कैपेसिटर को 63% चार्ज करने के लिए जितना टाइम लगता है वो चार्जिंग है, और डिस्चार्जिंग के लिए हमारे पास कितना होगा, वो होगा 37%। किसी भी कैपेसिटर को 37% तक डिस्चार्ज होने में जितना टाइम लगता है वो हमारे पास डिस्चार्जिंग टाइम कॉन्स्टेंट है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कम्बिनेशंस की, तो कम्बिनेशंस के अंदर याद रखिएगा, अगर तो हमारे पास सी इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू सो ऑन है, इसका मतलब है कि हमारे पास कम्बिनेशंस कौन सा आ रहा है, पैरेलल कम्बिनेशन आ रहा है। किसका पैरेलल आ रहा है, कैपेसिटर का। और अगर हमारे पास 1 अपॉन में C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन में C1 प्लस 1 अपॉन में C2 प्लस 1 अपॉन में C3 है, तो इसका मतलब है हमारे पास ये कम्बिनेशन कौन सा आ रहा है, दैट विल बी सीरीज कम्बिनेशन। याद रखिएगा, एक सीरीज कम्बिनेशन का ये भी फॉर्मूला होता है, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और नीचे ऐड कर दो। ये कब यूज किया जाता है, जब दो कैपेसिटर हों, दोनों सीरीज में लगे हुए हैं लेकिन उनकी कैपेसिटेंस ऑपोजिट है। उसके बाद याद रखिएगा, अगर सीरीज के अंदर हमारे पास एन कैपेसिटर जुड़े हों और हर एक की जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो, सेम हो, तो तब हम कैसे निकालते होते हैं, तब हम सी इक्विवेलेंट निकालते होते हैं। याद रख लो, वो हम निकालते होते हैं सी अपॉन में एन। ये फार्मूला आप लोगों ने याद रख लेना है। उसके बाद हमारे पास पैरेलल के अंदर अगर आप लोगों ने याद रखना है, अगर हमारे पास एन नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हैं, 100 कैपेसिटर्स हैं, 200 कैपेसिटर्स हैं, वो सारे पैरेलल में लगे हुए हैं, तो उनकी अगर इक्विवेलेंट निकालनी है लेकिन उनमें जो हर एक की कैपेसिटेंस है वो सेम है, तो वो निकलेगी एन इंटू सी। ये भी फार्मूला आप लोग याद रख सकते हो। इससे ज़्यादा ऑथेंटिक आपके लिए चीज़ें और क्या होंगी, जल्दी से और अच्छे तरीके से इन तमाम चीज़ों को नोट करते जाएं। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम फर्दर मूव करें तो हमारे पास आ जाता है इसी चैप्टर के अंदर से बहुत इंपॉर्टेंट, विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे आपको बेसिक फार्मूला तो पता है, एफ अपॉन में क्यू होता है, लेकिन अब यहाँ पे आपको मैं दो चीजें बताना चाहता हूँ। एक हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास होता है E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्र, ठीक है। ये हमारे पास होता है E इज इक्वल टू के E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्र। और एक हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। अच्छा, अब ये वाला फार्मूला भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसका मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल होता है। पोटेंशियल हमेशा कम होता है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। जैसे हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है ना, तो इस पॉजिटिव चार्ज से जैसे जैसे लाइंस बाहर को निकलती जाएंगी, जैसे जैसे लाइंस बाहर को निकलती जाएंगी, तो यहाँ पे अब देखो ना, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे आगे मूव करेंगे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होती जाएगी और पोटेंशियल भी कम होता जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने याद रखना है, हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज के क्यू अपॉन में आर। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद आप लोगों ने याद रखना है, अगर हमारे पास से दो इक्वल चार्जेस आ जाएं और उनके ऑपोजिट साइन आ जाए, तो यहाँ पे सेंटर पे जीरो फील्ड बनेगी। अगर हमारे पास से दो सिमिलर चार्जेस आ जाएं, जैसे एक नेगेटिव दूसरा भी नेगेटिव, एक पॉजिटिव दूसरा भी नेगेटिव, तो यहाँ पे जो फील्ड बनेगी ना वो आउटसाइड पे बनेगी। फील्ड जो जीरो फील्ड होगी वो किधर बनेगी, जीरो फील्ड विल बी आउटसाइड आउटसाइड ऑफ टू चार्जेस। जो दो चार्जेस के दरमियान लाइन है ना, इनको जो जोड़ रही है, उस लाइंस के बाहर को बनेगी जीरो फील्ड, लेकिन नियर टू स्मॉलर चार्ज, वो स्मॉलर चार्ज के करीब होगी। ये आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद आप लोगों ने याद रखना है, अगर हमारे पास दो इक्वल आ जाएं, दो ऑपोजिट चार्जेस आ जाएं, तो उनके दरमियान में बनती होती है जीरो फील्ड। फॉर एग्जांपल, एक पॉजिटिव बड़ा है और एक नेगेटिव छोटा है, तो यहाँ पे जीरो फील्ड इन दोनों लाइंस के दरमियान में बनेगी कहीं पे, लेकिन नियर टू स्मॉलर चार्ज बनेगी। क्लियर है। और ये भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो जीरो फील्ड वगैरह को। उसके बाद हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से एक एमसीक्यूज ये पूछा जाता है आपसे कि एनर्जी का हमारे पास फार्मूला क्या होता है। एनर्जी हमारे पास होती है हाफ सी वी स्केयर। तो प्रयास के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था कि जो हमारे पास सी वी स्केयर है ये बेसिकली किसके यूनिट को बताएगा, तो सी वी स्केयर एनर्जी को बता रहा है, और एनर्जी का यूनिट हमारे पास क्या होता है, जाउल होता है। तो ये भी आप लोगों ने याद रख लेना है। उसके बाद कैपेसिटर इक्वेशन का तो आपको वैसे पता है, क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है। तो ये तमाम चीज़ें जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं। अच्छा, अब चार्जिंग डिस्चार्जिंग के अंदर से ग्राफ को देख लेते हैं। अब सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ चार्जिंग का ग्राफ डिस्कस अगर करूँ, तो भाई चार्जिंग के ग्राफ के अंदर क्या होता है, चार्जिंग के ग्राफ
ग्राफ के अंदर अगर आप फॉर एग्जांपल एक ये कर्व देखते हो, एक ये कर्व देखते हो, यहाँ पे आप लोगों ने क्यू के लिया हुआ है, यहाँ पे आप लोगों ने टाइम को लिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो जो कर्व एक वन है एक टू है, तो जो कर्व क्यू के ज्यादा करीब होगी इसकी क्या होगी, फास्ट चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, और इसका हमारे पास क्या होगा, इसकी हमारे पास स्लो होगी। और इसी तरह डिस्चार्जिंग के अंदर भी होगा। जैसे मैं डिस्चार्जिंग का आप लोगों को ग्राफ बना के दूं तो वो भी कुछ इस तरह से ही होगा कि अगर हमारे पास दो कर्व हैं तो जो भी कर्व हमारे पास इस क्यू चार्ज के करीब होगी तो उसकी हमारे पास डिस्चार्जिंग क्या होगी, फास्ट होगी, और जो इससे दूर होगी उसकी स्लो होगी। तो ये भी आप लोगों ने फैक्टर्स को याद रखना है। अच्छा, दैट वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 12। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 13 के बारे में। तो चैप्टर नंबर 13 की अब हम वर्कशीट को डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 13 के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास है आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी। ये फार्मूला आप लोगों के न्यूमेरिकल में बहुत हल होगा। आपने नोटिस किया कि मैं आपको तमाम न्यूमेरिकल बेस्ड चीज़ें ज़्यादा करवा रहा हूँ, थ्योरेटिकल बेस्ड चीज़ें भी करवा रहा हूँ, क्योंकि प्रयास के अंदर आप लोगों के प्रयास के टेस्ट के अंदर ज़्यादातर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होंगे। उसके बाद आप लोगों को पता है क्यू इज इक्वल टू एन ई होता है, तो यहाँ से करंट अगर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे के पूछा जाए तो एन ई अपॉन में टी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ये हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला होता है आई अपॉन में एन ई ए, और ये भी आप लोगों ने याद रखना है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कट बताना चाहता हूँ कि हमारे पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और यहाँ पे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर होता है वो 10⁻³ मीटर पर सेकंड में होता है। यानी जो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो किस ऑर्डर में होती है, 10⁻³ मीटर पर सेकंड के ऑर्डर में होती है। तो ये भी इसकी वैल्यू भी आप लोगों ने याद रख लेनी है। उसके बाद आप लोगों ने दो फार्मूलाज याद रखने हैं। एक टर्मिनल पोटेंशियल का हमारे पास होता है ई प्लस में आई आर, और उसके बाद एक हमारे पास होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का ई माइनस आई आर। अच्छा, अब ये फार्मूला कहाँ पे यूज होता है, जब हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है। और ये इंक्रीज कब होता है, ये इंक्रीज होता है चार्जिंग के अंदर, जब हमारे पास चार्जिंग ऑफ बैटरी हो रही हो, यानी जब बैटरी की चार्जिंग हो रही है ना, व्हेन बैटरी इज बीइंग चार्ज्ड, तो तब हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से ज्यादा होता है। और जब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से कम होता है तो वहां पे क्या हो रही होती है, बैटरी इज बीइंग डिस्चार्ज्ड, बैटरी इज बीइंग डिस्चार्ज। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों के फंग के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फंग मतलब फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर, यूईटी के अंदर, नस्ट के अंदर और जीके के अंदर, और साथ में प्यास के अंदर भी ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अगर हम नेक्स्ट मूव करें तो हमारे पास यहाँ पे एक फार्मूला रेजिस्टेंस के कम्बिनेशन हैं, आर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास कब होगा, जब हमारे पास सीरीज कम्बिनेशन है रेजिस्टर्स का। और इसी तरह यहाँ से आर इक्विवेलेंट कैसे निकाल सकते हैं, एन इंटू आर से निकाल सकते हैं। इसी तरह नंबर 4 पे 1 अपॉन में आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3 अप टू सो ऑन हो जाएगा। और इसी तरह हमारे पास आर इक्विवेलेंट किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा दैट विल बी आर अपॉन में एन, अगर हमारे पास एन नंबर ऑफ रेजिस्टर्स जुड़े हों। लेकिन एक और भी फार्मूला आर इक्विवेलेंट का होगा जब पैरेलल में है, ऊपर आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना और नीचे आप लोगों ने ऐड कर देना है, तो ये भी हमारे पास एक फार्मूला यूज होगा। तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस की चैप्टर नंबर 13 के पॉइंट ऑफ व्यू से। और चैप्टर नंबर 13 के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास पावर के रिलेशन आ जाते हैं। अब पावर आप लोगों को पता ही है हमारे पास किसकी इक्वल होती है, दैट इज ई स्क्वायर अपॉन में 4R। ये हमारे पास पावर का रिलेशन एक ये वाला होता है। दूसरा हमारे पास पावर सिंपल होती है, दैट इज पी इज इक्वल टू वी आई। यहाँ पे अगर आप लोग वी की जगह पे आई आर पुट करेंगे तो आई स्क्वायर आर हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे आई की जगह पे वी ओवर आर पुट करेंगे तो ये वी स्क्वायर अपॉन में आर हो जाएगा। यहाँ दोनों फार्मूला से आपको क्या पता चला, इधर से पता चला पावर रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इधर से आपको पता चला कि पावर रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो याद रख लो, जब पावर रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, तो यहाँ पे हमारे पास करंट सेम होती है। और मुझे बताएं करंट कहाँ पे सेम होती है, करंट तो सीरीज के अंदर सेम होती है, तो इसलिए सीरीज कॉम्बिनेशंस के अंदर हम पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर यूज करेंगे। और ये कब होगा, जब हमारे पास वोल्टेज, ये वाला वोल्टेज कांस्टेंट है, पहले ये करंट कांस्टेंट थी, तो वोल्टेज कांस्टेंट हो तो पावर रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ही है ना। अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो पावर रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ही है ना, तो इसलिए यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज का वैल्यू हमारे पास सेम होगा। और वोल्टेज सेम कहाँ पे होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशंस के अंदर। सीरीज के अंदर करंट ही सिर्फ सेम नहीं होता है बल्कि यहाँ पे चार्ज भी सेम होता है, आप लोगों को पता है। अच्छा जी, उसके बाद दो चीज़ें याद रखनी हैं कि जो पावर है ना वो ब्राइटनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होता है,
पावर ब्राइटनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशंस के अंदर। और उसके बाद जो पावर है वो रेजिस्टेंस के इन सॉरी जो पावर है वो ब्राइटनेस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कब होता है? जब हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन हो। तो ये तमाम चीज़ें याद रखनी है। जैसे पेपर में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि हमारे पास दो तीन बल्ब हैं, जैसे एक की पावर है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक की पावर है 50 वॉट, एक की है 70 वॉट, एक की है 100 वॉट। तो मुझे बताया सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस किसकी होगी? तो सीरीज में पावर जितनी कम होगी उसकी ब्राइटनेस उतनी ज़्यादा होगी। तो देख सकते हो ये सीरीज कॉम्बिनेशन ही है ना, तो इसलिए यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में जिसकी पावर जितनी कम होगी उसकी ब्राइटनेस उतनी ज़्यादा होगी। तो सबसे कम यहाँ पे पावर किसकी है? 50 वाले की, तो इसलिए इसकी ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा होगी। अगर यही बल्ब किस में लगे होते? पैरेलल में लगे होते। तो अब अगर इनकी ब्राइटनेस होती पावर होती 50 वॉट है, एक की 70 वॉट है और एक की 100 वॉट है, तो पावर ब्राइटनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पैरेलल कॉम्बिनेशंस के अंदर। तो इसलिए अब किसकी ज़्यादा ब्राइटनेस होनी थी? अब 100 वॉट वाले की सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस होनी थी। सो दैट वाज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 13। अब हम मूव कर लेते हैं चैप्टर नंबर 14 की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास डी स्टूडेंट चैप्टर आ जाता है चैप्टर नंबर 14। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के अंदर कुछ चीज़ें आप लोग नोटिस कर सकते हो। दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए फॉर्मूलाज हैं। एक एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन ऑफ थीटा वाला फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा आपके पास फार्मूला आ जाता है एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, यानी वी बी साइन ऑफ थीटा वाला। तो ये दोनों फार्मूलाज को आप लोगों ने बहुत तगड़ा तैयार कर लेना है। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं बात बताऊं तो पहला फार्मूला हमारे पास क्या लिखा हुआ है? पहला फार्मूला लिखा हुआ है एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन ऑफ थीटा। ये फार्मूला यूज कब होता है और ये कब यूज होता है? ये फार्मूला हमारे पास यूज होता है जब हमें फोर्स निकालनी हो ऑन कंडक्टर, यानी फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर होती है। और इसमें याद रखिएगा एफ वन अपॉन में एफ टू किसके इक्वल आएगा? बी वन अपॉन बी टू। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। और उसके बाद ये वाला फॉर्मूला कौन सा? ये है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। एक मूविंग चार्ज पे जितनी फोर्स लगती है ना उसको आप लोगों ने याद रखना है। और ये भी हमारे पास एफ वन अपॉन में एफ टू किसके इक्वल होता है? वी वन अपॉन में वी टू, यानी ये वेलोसिटी है। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतनी इस पे फोर्स लगेगी। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ न्यूट्रॉन्स की, न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रॉन पार्टिकल तो है लेकिन चार्ज लेस होते हैं, इसलिए इन पे फोर्स कितनी? जीरो। और अगर एक केस दिया हो कि इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट पे हैं, वैसे तो इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे नहीं होते हैं। माना जाए कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है या अल्फा पार्टिकल है, इन तीनों पे चार्ज होता है। तो अगर ये कहीं पे आपको पता चल जाए कि ये किस पे हैं? रेस्ट पे हैं, तो अगर ये रेस्ट पे हैं तो इनके ऊपर फोर्स जो होगी वो हमारे पास जीरो होगी। ये आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद एक लॉरेंट्ज फोर्स होता है जिसको हम लिखते हैं एफ लॉरेंट्ज, और ये इक्वल होता है सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस सम ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फोर्स हमारे पास क्या होती है? क्यू ई। मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है? क्यू वी बी। तो यहाँ से आप इसको क्यू को कॉमन भी ले सकते हो, ई प्लस वी बी भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास एफ लॉरेंट्स बनती है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो गैल्वानोमीटर वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब गैल्वानोमीटर के अंदर जो शंट रेजिस्टेंस होती है वो वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब गैल्वानोमीटर को आप लोग याद रखिएगा हम कैसे कैसे कर सकते हैं। गैल्वानोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो करंट और वोल्टेज को डिटेक्ट करता है। गैल्वानोमीटर को आप एम मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो और गैल्वानोमीटर को आप वोल्ट मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। याद रखिएगा अगर तो गैल्वानोमीटर को आप लोगों ने कन्वर्ट करना है किसके अंदर? एम मीटर के अंदर। तो एम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हमें गैल्वानोमीटर के साथ पैरेलल के अंदर एक रेजिस्टेंस लगानी पड़ती है। ठीक है, यानी पैरेलल के साथ एक रेजिस्टेंस जोड़नी पड़ती है गैल्वानोमीटर के साथ, तो तब पूरे का पूरा क्या बन जाता है? एम मीटर बन जाता है। लेकिन याद रखो एम मीटर सर्किट में कैसे लगाया जाता है? एम मीटर सर्किट में लगाया जाता है सीरीज के अंदर। एम मीटर कैसे जोड़ा जाता है? सीरीज में। लेकिन एम मीटर बनाने के लिए जो गैल्वानोमीटर के साथ रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगी ना वो पैरेलल होगी। इस तरह वोल्ट मीटर के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको गैल्वानोमीटर के साथ एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगाना पड़ती है गैल्वानोमीटर के साथ। ठीक है, और तब हमारे पास वोल्ट मीटर बन जाता है। लेकिन वोल्ट मीटर खुद कैसे जोड़ा जाता है सर्किट में? ये जोड़ा जाता है पैरेलल। उसके बाद दो तीन चीजें आप लोगों ने याद रखनी है कि जो रेजिस्टेंस होगी ना, एम मीटर की रेजिस्टेंस को कितना रखा जाता है। अब मैं यहाँ पे बात करूँ एम मीटर की रेजिस्टेंस को, मैं ये वो रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहा, ये शंट रेजिस्टेंस की। एम मीटर की रेजिस्टेंस को क्या रखा जाता है? इसको वेरी लो रखा जाता है। अब वेरी लो रखने का पर्पस क्या होता है? ताकि एम मीटर का काम है करंट को मेजर करना। रेजिस्टेंस लो होगी तो मैक्सिमम करंट होगा जिसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा इसका आर वेरी लो होता है। और अगर मैं वोल्ट मीटर की बात करूं तो वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है इसको क्या रखा जाता है? वेरी हाई रखा जाता है, यानी आर हमारे पास वेरी हाई होता है। ये आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा जी, इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट मूव करते हैं। तो हमारे पास ये तमाम चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की। मैग्नेटिक फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड, इसको मैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हैं, यहाँ पे इसके नाम सुनते जाओ। इसको हम मैग्नेटिक
फील्ड भी बोलते हैं। उसके बाद इसको मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोला जाता है, मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोला जाता है। और उसके बाद तीसरा नाम होता है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो ये तीनों बेसिकली सेम ही चीज़ के नाम हैं। अब अगर इनके मैं यूनिट की बात करूँ तो इसका यूनिट टेस्ला होता है, ठीक है। या आप इसका यूनिट एक और ले सकते हो, न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर, ठीक हो गया ना। अच्छा, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ये हमारे पास किसके इक्वल होती है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे प्यास के अंदर बहुत पूछे जाते हैं। ये हमारे पास होता है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ठीक है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ये जो स्मॉल एन होता है ये इक्वल होता है कैपिटल एन अपॉन में एल। तो यहाँ पे अगर मैं इस चीज़ को रिप्लेस करूँ तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या बन जाएगा, म्यू नॉट इंटू एन अपॉन में एल, और यहाँ पे आई। अब पेपर में पूछा जाता है कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स को क्या कर दिया जाए, टू टाइम कर दिया जाए, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, टू टाइम हो जाएगा। एक पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर अगर आपके पास जो करंट की वैल्यू है, करंट की वैल्यू को डबल कर दिया जाए, नंबर ऑफ टर्न्स को भी डबल कर दिया जाए, तो आप लोग बताएं मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा। ये हमारे पास 4 टाइम्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ना, नंबर ऑफ टर्न्स को भी आप लोगों ने डबल किया तो ये भी 2 टाइम हो गई, मैग्नेटिक फील्ड डबल हुई, करंट को भी डबल करने से मैग्नेटिक फील्ड डबल हो गई, तो इसलिए हमारे पास टोटल 4 टाइम हो जाएगी। उसके बाद अगर आप लेंथ को डबल कर दो, यानी लेंथ को अब आप 2 टाइम कर दो और साथ में नंबर ऑफ टर्न्स को आप डबल कर दो, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड पे नो इफेक्ट, तो ये अनचेंज्ड रहेगा। अनचेंज्ड क्यों? क्योंकि जब नंबर ऑफ टर्न्स को डबल किया है तो ये मैग्नेटिक फील्ड डबल हुआ ना, लेकिन लेंथ को डबल करने से मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो जाएगा। तो एक डबल कर रहा है, एक इसको हाफ कर रहा है, तो ओवरऑल नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कब नहीं इफेक्ट पड़ेगा? जब नंबर ऑफ टर्न्स डबल हो और लेंथ डबल डबल हो। लेंथ डबल हो और मैग्नेटिक फील्ड डबल हो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेंथ के डबल करने से मैग्नेटिक फील्ड हाफ होगी और इसको डबल करने से ये 2 टाइम हो जाएगी। तो ये इधर हाफ हुई है, यानी पहले कितनी थी, 100 थी, 50 होगी। फिर इसने 50 को पकड़ के 100 कर दिया क्योंकि डबल हुआ है, तो ओवरऑल स्टार्ट में भी 100 थी, फिर 100 होगी, तो इसलिए नो इफेक्ट। तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। फिर फ्लक्स का एक हमारे पास आ जाता है, फ्लक्स होता है हमारे पास बी डॉट ए, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, बी ए कोसाइन ऑफ थीटा लिख सकते हैं। ये हमारे पास तमाम चीज़ें थी चैप्टर नंबर इसके बारे में 14 के बारे में। यहाँ पे बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई है ना, तो यहाँ पे बी इज इक्वल टू म्यू नॉट, यहाँ पे ये हमारे पास क्या आ रहा है, दैट इज बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो ये जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है इसको आप एन अपॉन में एल इंटू आई भी लिख सकते हो, ये भी आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो फ्लक्स होता है ना, ये हमारे पास किसके इक्वल है, ये बी ए के इक्वल है, या इसको बी पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं जब सर्कुलर की बात हो रही हो, तो इसको भी आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है विच इज चैप्टर नंबर 15। अब चैप्टर नंबर 15 की अगर मैं बात बताऊँ ना, तो चैप्टर नंबर 15 हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सबसे पहला जो टॉपिक मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा दैट इज फेराडेज लॉ। अब फेराडेज लॉ के अंदर आप लोगों ने चीज़ों को याद रखना है, दैट इज ई इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन में डेल्टा टी। और यहाँ पे एक तो ये फार्मूला ईएमएफ का, दूसरा ईएमएफ का हमारे पास माइनस एन फाई की जगह पे बी ए पुट कर दो अपॉन में डेल्टा टी। तो भाई याद रख लो, याद रख लो, ये मेरी बातें नोट कर लो, फिर ना कहना कि बताई नहीं थी। ये देखो, फिर ना कहना आप लोगों को ये बताया नहीं गया था, इस तरह करके जो भी यूट्यूब से तैयारी कर रहे हो। प्रीमियम सेशन के अंदर तो आपको एक एक चीज़ क्लियर कट बताई जाती है, बार बार बताई जाती है एक्सप्लेन करके। तो मैं वैसे आपको कहता हूँ कि फिर ना कहना बताया नहीं गया, मतलब कि आप लोगों को हमने पास एजुकेशन सिस्टम वालों ने ये क्लियर कट बता दी कि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। अगर ईएमएफ दे के, टाइम दे के, नंबर ऑफ टर्न्स दे के, मैग्नेटिक फील्ड दे के एरिया पूछे तो यहाँ से एरिया भी निकाल सकते हो। उसके बाद एक ईएमएफ का फार्मूला होता है मोशनल ईएमएफ का, वी बी एल साइन ऑफ थीटा, इसको भी याद रख सकते हो। उसके बाद हमारे पास याद रखिएगा सेल्फ इंडक्शन के अंदर जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है एल और जो म्यूचुअल इंडक्टेंस एम होता है, इन दोनों का यूनिट्स क्या होता है, हेनरी होता है। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। और यहाँ पे आप लोगों ने ईएमएफ का एक और भी फार्मूला याद रखना है। ईएमएफ हमारे पास होता है दैट विल बी एल डेल्टा आई अपॉन में डेल्टा टी, ये भी आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। ये हमारे पास माइनस एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी के इक्वल होगा। और यहाँ से सेल्फ इंडक्टेंस हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, दैट विल बी ई अपॉन में डेल्टा आई अपॉन में डेल्टा टी। यानी जब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हमारे पास 1 एम्पेयर पर सेकंड का हो और उससे ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगी वो 1 वोल्ट की हो, यानी जब हमारे पास 1 एम्पेयर पर सेकंड का ई जो जब हमारे पास 1 एम्पेयर पर सेकंड का रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितनी ईएमएफ इंड्यूस करे, 1 वोल्ट की, तब हमारे पास जो सेल्फ इंडक्टेंस होगी दैट विल बी 1 हेनरी। अगेन बता देता हूँ, व्हेन देयर इज अ rate of change of current equal to 1 ampere per second then the EMF produced that will be 1 volt। यानी कि जब हमारे पास 1 एम्पेयर पर सेकंड का रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होगा तो उससे EMF कितनी पैदा होगी, 1 वोल्ट की। याद रखो, ये जो डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी है ना, ये चेंज इन करंट नहीं है, ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है, इसको आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है दैट इज
हमारे पास वो एन फाई इज इक्वल टू एल आई के इक्वल आ जाता है। इस फार्मूला को भी आप लोगों ने याद रखना है। और इसी तरह हमारे पास एम आई इक्वल टू एन फाई के इक्वल भी आ जाता है। इस फार्मूला को भी याद रखना है, ये सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन में आता है। उसके बाद ट्रांसफॉर्मर वाला टॉपिक यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफॉर्मर वाले टॉपिक के अंदर से भी हम बातों को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ट्रांसफॉर्मर वाले टॉपिक अगर मैं आप लोगों को बात बताऊं तो यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है वी एस अपॉन में वी पी इज इक्वल टू एन एस अपॉन में एन पी के इक्वल होता है हमारे पास, ठीक है। इन तमाम को याद रख सकते हो। यहाँ पे अगर हमारे पास सेकेंडरी जो हमारे पास कोयल है उसके वोल्टेज अगर प्राइमरी से ज़्यादा हो, या नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी प्राइमरी से ज़्यादा है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स अगर सेकेंडरी के प्राइमरी से ज़्यादा है तभी उसका वोल्टेज भी सेकेंडरी का प्राइमरी से ज़्यादा होगा ना, तो इसको बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। और अगर इसके रेसिप्रोकल में कोई बात बन जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे बन जाए कि एन पी ग्रेटर है हमारे पास एन एस से, और इसी तरह वी पी ग्रेटर है हमारे पास वी एस से, तो अगर ये सूरत हाल बन जाए तो मेरे भाइयों मेरी बहनों याद रखना है, इसको हम बोलेंगे स्टेप डाउन। तो ये हमारे पास कौन सा ट्रांसफॉर्मर होगा, दैट विल बी स्टेप डाउन। उसके बाद ये स्टूडेंट्स आप लोगों ने याद रखना है हमारे पास इसी टॉपिक के अंदर से एक दो चीज़ें आ जाती हैं। वो हमारे पास से चार टू मैथ रेशो भी हमसे पूछी जा सकती है, जो चैप्टर 14 के अंदर है एक्चुअली। चार टू मैथ रेशो भी आप लोगों ने याद रखना है। ये किसके लिए मैक्सिमम होती है? ये मैक्सिमम होती है जितना मैथ कम हो। सबसे कम मैथ किसका? हाइड्रोजन का है। तो हाइड्रोजन के लिए चार टू मैथ रेशो सबसे ज़्यादा होगी। हाइड्रोजन की ई बाई एम वैल्यू क्या होगी? ये हमारे पास सबसे ज़्यादा होगी। इसको भी आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा जी, उसके बाद हम मूव कर लेते हैं चैप्टर नंबर 16 की तरफ। अब चैप्टर नंबर 16 के अंदर हम मूव करते हैं तो वो हमारे पास एसी के बारे में चैप्टर आ जाता है, यानी वो हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में है। अभी आपको सारी थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, अभी आपको तमाम थ्योरेटिकल चीज़ें करवा रहा हूँ, उसके बाद आपको एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करवाता हूँ, ठीक है। ओरिजिनल प्यास यूनिवर्सिटी के एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करवाऊंगा, जो आप लोगों के शुरू से लेके आज तक की डेट में जितने आए हुए हैं, यानी 2024 तक के जितने पास पेपर अवेलेबल हैं, वो तमाम पास पेपर मैं आप लोगों को सोल्यूशन करवाता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 16 में, तो इसमें सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना है एक फार्मूला वी आर एम एस हमारे पास किसके इक्वल होता है? ये होता है वी नॉट अपॉन में स्क्वायर रूट टू। इसी तरह जो हमारे पास आई आर एम एस का फार्मूला होता है, ये हमारे पास किसके इक्वल होता है? दैट इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन में स्क्वायर रूट टू। और यहाँ पे याद रखिएगा जो वन अपॉन में स्क्वायर रूट टू है ये 0.7 के इक्वल होता है, तो 0.7 इंटू वी नॉट भी इसको लिख सकते हैं। और इसके बाद ये स्क्वायर रूट टू वैसे 1.41 के इक्वल होता है, तो वन अपॉन में 1.41 किसके इक्वल होगा? 0.7 के। तो ये 0.7 इंटू आई नॉट भी बन सकता है। तो पेपर में अगर आप लोगों को आई नॉट पीक वैल्यू दे के आर एम एस पूछे तो परेशान नहीं होना। जैसे एक क्वेश्चन आप लोगों का जो प्यास यूनिवर्सिटी के अंदर पूछा गया था वो ये था कि v इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल v इज इक्वल टू 15 इंटू साइन ऑफ आपके पास ओमेगा टी था, तो इसका वी आर एम एस पूछा गया था। तो आप लोगों को पता है वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी है, तो इसको वी नॉट के साथ कंपेयर करेंगे तो 15 आ गया। तो यहाँ से वी आर एम एस किसके इक्वल आ जाएगा? 0.7 मल्टीप्लाई बाई 15। तो पॉइंट खत्म करेंगे 10 आ जाएगा। तो ये 5 टू ज़ा 10, 5 थ्री ज़ा 7, 3 ज़ा 21, 21/2, ऑलमोस्ट कितना बनेगा? 10.5 के करीब करीब बनेगा हमारे पास वोल्ट। तो इसको आप लोगों ने याद रख लेना है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आ जाता है ए एम और एफ एम का टॉपिक यहाँ पे आ जाता है। ए एम का मतलब क्या होता है और एफ एम का? ए एम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है वो हमारे पास वेरी होता है, कांस्टेंट नहीं रहता है, जबकि फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या रहती है? कांस्टेंट। एफ एम के अंदर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट होती है, यानी वो कांस्टेंट नहीं होती है, जबकि जो एम्पलीट्यूड होता है वो हमारे पास कांस्टेंट होता है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स ए सी जनरेटर के बारे में आ जाता है। यहाँ पे देख सकते हो ये ए सी जनरेटर की जो कर्व होती है वो सिनोसॉइडल होती है। उसके बाद सी आर ओ का भी एक टॉपिक है, वो मैं यहाँ पे आप लोगों को करवा देता हूँ। वैसे वो चैप्टर नंबर 15 का टॉपिक है, 14 का टॉपिक है। सीआरओ के अंदर भी आप लोगों ने याद रखना है जो एक्स एक्सिस प्लेट को वोल्टेज दिया जाता है ना, वो हमारे पास क्या होता है? सॉ टूथ वोल्टेज। उसको क्या बोलते हैं? सॉ टूथ वोल्टेज बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। या उसको डेड बीट और स्टेबल उस सॉरी उसको हम क्या बोलते हैं? सॉ टूथ वोल्टेज बोलते हैं। और वो गैल्वानोमीटर का अलग है कॉन्सेप्ट। उसके बाद जो वाई एक्सिस को हम वोल्टेज देते हैं ना, वो क्या होता है? वो सिनोसॉइडल वोल्टेज होता है। वो क्या होता है? वो सिनोसॉइडल वोल्टेज होता है, यानी वो ग्रेजुअली इंक्रीज और ग्रेजुअली डिक्रीज करता है। लेकिन जो एक्स एक्सिस का वोल्टेज होता है वो मैक्सिमम फिर 10 to 0, मैक्सिमम फिर 10 to 0, वो सॉ टूथ की तरह होता है। इसको आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 16 के अंदर से इम्पिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पिडेंस के बारे में क्वेश्चन आता है। ये कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेज होती है, जो कि वी आर एम एस अपॉन में आई आर एम एस के इक्वल होता है। उसके बाद हमारे पास तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 16 के अंदर से। सबसे पहली जो चीज़ आप लोगों को याद रखनी है डियर स्टूडेंट्स, वो है यहाँ पे मैं रेड के साथ लिखता हूँ। एक है, अगर तो हम बात करेंगे कि ए सी थ्रू रजिस्टर, यानी अगर मैं रजिस्टर की बात करूंगा तो याद रखिएगा यहाँ पे दोनों इन फेज होते हैं। यहाँ पे जो वोल्टेज है और जो करंट है ये दोनों क्या होते हैं? इन फेज होते हैं। ये वोल्टेज
और ये हमारे पास करंट, ये दोनों इन फेज हैं। करंट की कर्व हमेशा छोटी बनाई जाएगी, उससे पीछे होगी वोल्टेज से, पहले वोल्टेज होगा बाद में करंट होगी। उसके बाद ए सी थ्रू अगर मैं कैपेसिटर की बात करूं तो ए सी थ्रू कैपेसिटर में आप लोगों ने याद रखना है हमारे पास क्या होगा, इसमें जो वोल्टेज होगा वो लैग करेगा और जो करंट होगी वो लीड करेगी। ये आप लोगों ने याद रखना बाय द फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री, और यू कैन से पाई/2 रेडियन। उसके बाद अगर मैं ए सी थ्रू इंडक्टर की बात करूं तो इंडक्टर के अंदर हमारे पास क्या होगा, इंडक्टर के अंदर जनाब हमारे पास जो करंट है वो लैग करेगी और जो वोल्टेज है वो हमारे पास लीड करेगा बाय द फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री, और यू कैन से पाई/2 रेडियन। तो ये आप लोगों ने याद रख लेना है। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमें क्या कुछ पता चला, हमें ये पता चला कि कैपेसिटर के अंदर करंट लीड करती है, करंट लीड्स बिहाइंड वोल्टेज, वोल्टेज लैग्स बिहाइंड करंट, ठीक है। तो वोल्ट जो करंट है वो लीड करेगा और वोल्टेज क्या करेगा, लैग करेगा। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। और अगर मैं इंडक्टर की बात करूं तो यहां से मैं क्या पता चला, यहां से मैं पता चला कि वोल्टेज लीड करेगा, वोल्टेज लीड्स, ठीक है, वो लीड्स करता होता है, जबकि जो करंट है वो हमारे पास लैग करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, याद रखिएगा। जो ए सी थ्रू कैपेसिटर है करंट लीड्स वोल्टेज लैग्स, एंड इन ए सी थ्रू इंडक्टर वोल्टेज लीड्स एंड करंट लैग्स, यानी एक में कैपेसिटर में करंट लीड्स एंड वोल्टेज लैग्स और इंडक्टर में वोल्टेज लीड्स एंड करंट लैग्स। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, क्योंकि इंडक्टर के अंदर ईएमएफ स्टोर हुई होती है, वोल्टेज स्टोर हुआ होता है, तो वोल्टेज लीड करेगा। कैपेसिटर में चार्ज और करंट होगा ना, चार्ज होता है, चार्ज किस में कन्वर्ट हो जाता है, करंट में, जब फ्लो ऑफ चार्जेस होगा तो इसलिए करंट वहां पे लीड करेगा। ये आप लोग शॉर्ट ट्रिक याद रख सकते हो याद रखने के लिए। उसके बाद आप लोगों ने याद रखना है यहाँ पे हमारे पास रेजोनेंस के ऊपर एक्स सी होगा वो एक्स एल के इक्वल है। अच्छा, अब जिस तरह रेजिस्टेंस भी करंट के रास्ते में रुकावट डालता है ना, इस तरह कैपेसिटर और इंडक्टर भी करंट को रोकते हैं। उसको रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर बोलते हैं या रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर बोलते हैं। तो उसके लिए एक टर्म यूज की जाती है रिएक्टेंस, आइदर इट इज रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर, आइदर इट इज रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर और इट इज रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर। तो ये रिएक्टेंस यूज की जाती है टर्म। जो एक्स सी का वैल्यू होता है ये हमारे पास 1 अपॉन में ओमेगा सी होता है, और ओमेगा की जगह पे 2 पाई एफ पुट करें तो ये 2 पाई एफ सी बन जाता है। जो एक्स एल हमारे पास होता है ये ओमेगा एल के इक्वल होता है, और ये ओमेगा की जगह पे 2 पाई एफ पुट करें तो ये हमारे पास 2 पाई एफ एल के इक्वल आ जाता है। तो ये दोनों फार्मूलाज को याद रख सकते हो। एक्स सी हमारे पास होगा 1/2 पाई एफ सी, और एक्स एल होगा 2 पाई एफ एल के इक्वल। अच्छा जी, इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करें तो हमारे पास ये होता है भाई डबलिंग फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को 2 टाइम्स कर दिया जाए तो एक्स सी कितनी हो जाती है, हाफ हो जाती है। क्यों हाफ हो जाती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और एक्स सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी तरह अगर फ्रीक्वेंसी को आप लोग 2 टाइम्स कर दो तो हमारे पास एक्स एल भी कितनी हो जाएगी, ये भी डबल हो जाती है। क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को डबल करने से जो एक्स एल है वो भी डबल होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और एक्स एल आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक्स एल और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक्स सी और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये तमाम चीज़ों को आप लोगों ने याद रख लेना है, नोट कर लेना है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट मूव करते हैं तो हमारे पास चैप्टर नंबर 17 आ जाता है। अब हम चैप्टर नंबर 17 की चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास सेकंड ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 17 आ जाता है। अब चैप्टर नंबर 17 के अंदर से आप लोगों ने याद रखना है, ये हमारे पास फिजिक्स ऑफ सॉलिड के रिलेटेड है। सबसे पहले आप लोगों ने स्ट्रेस को याद रखना है। स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट किया जाता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। यहाँ पे आप लोग ने डायमेंशन याद रखनी है, फोर्स की क्या होती है, M L T-2, एरिया की L स्केयर होती है, तो ये क्या बन जाएगी, M L-1 T-2। तो ये डायमेंशन याद रखना है, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की भी होती है। उसके बाद हमारे पास दूसरा टॉपिक आ जाता है स्ट्रेन। स्ट्रेन को एप्सिलॉन से डिनोट किया जाता है, ई से। ये हमारे पास होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन। तो चेंज इन डायमेंशन अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन ये हमारे पास होता है, और इसका नो यूनिट नो डायमेंशन, क्योंकि ये सेम चीजों में रेशियो है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, या चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिनल शेप। तो ये सेम डायमेंशंस है ना, ऊपर भी डायमेंशन नीचे भी डायमेंशन, चाहे वो डायमेंशन लेंथ है, एरिया है, विड्थ है, वॉल्यूम है, तो वो कट के नो यूनिट ना, ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम, कट के कोई यूनिट नहीं। तो इसका नो यूनिट नो डायमेंशन ये आप लोगों ने याद रखना है। क्लियर डी स्टूडेंट्स, यहाँ तक तमाम चीजें आप डी स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसका स्ट्रेन का कोई यूनिट कोई डायमेंशन यहाँ पे नहीं बनेगा। अच्छा जी, उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं तो हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आ जाती है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बेसिकली किसको बोलते हैं, ये बोलते हैं रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन को बोलते हैं। अभी इसका सेम यूनिट होगा एज स्ट्रेस, जो स्ट्रेस का हमारे पास यूनिट है वही हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का होगा, और उसका डायमेंशन भी सेम होगा विच इज ML-1 T-2। तो ये आप लोगों ने याद रख लेना है। अच्छा जी, उसके बाद हम डी स्टूडेंट्स नेक्स्ट मूव करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना
हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, अमॉर्फस होते हैं, पॉलीमेरिक सॉलिड्स होते हैं जिनको इंटरमीडिएट सॉलिड्स भी बोला जाता है। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर क्या होता है, रेगुलर 3D शेप होता है। अमॉर्फस सॉलिड के अंदर रेगुलर 3D शेप नहीं होता है। पॉलीमेरिक सॉलिड्स के अंदर कुछ समहाउ 3D होता है, कुछ समहाउ नहीं होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में हमारे पास NaCl का स्ट्रक्चर है, NaCl का स्ट्रक्चर, NaCl का स्ट्रक्चर है। और उसके बाद एमोर्फस को ग्लासी सॉलिड्स भी बोला जाता है, जिस तरह वैक्स वगैरह आ जाते हैं उनको वैक्सी सॉलिड्स या ग्लासी सॉलिड्स बोला जाता है। उसके बाद पॉलीमेरिक सॉलिड में हमारे पास सेमी कंडक्टर्स आ जाते हैं, पॉलीथीन वगैरह, पॉलीथाइलीन वगैरह, नाइलॉन वगैरह आ जाते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है स्ट्रेन एनर्जी के बारे में, जो कि हमारे पास क्या होता है, हाफ एफ इंटू डेल्टा एल होता है। तो ये स्ट्रेन एनर्जी का फार्मूला आप लोगों ने याद रख लेना है। उसके बाद स्ट्रेन एनर्जी जो होती है वो स्ट्रेन के स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, याद रखना है। और जो स्ट्रेन एनर्जी है वो खाली स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यहाँ पे याद रख लेना है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स आप लोगों ने याद रख लेना है, यंग्स मॉडुलस क्या होता है जब हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेस पॉन में टेंसाइल स्ट्रेन आ जाए। बल्क मॉडुलस हमारे पास क्या होता है, बल्क मॉडुलस हमारे पास होता है जो हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस पॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ जाए। और उसके बाद जो शेयर मॉडुलस है ये हमारे पास क्या होता है, शेयर स्ट्रेस पॉन में शेयर स्ट्रेन आ जाए। सॉलिड्स के ये तीनों होते हैं। और उसके बाद आप लोगों को पता ही है कि जो गैसेस या लिक्विड्स हमारे पास होंगे उनमें डेफिनेट वॉल्यूम वगैरह नहीं होती हैं, और जो गैसेज हैं उनमें भी डेफिनेट वॉल्यूम वगैरह नहीं होता है। अच्छा जी, उसके बाद हम नेक्स्ट मूव कर लेते हैं। हमारे पास डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट आ जाता है चैप्टर नंबर 18 विच इज़ अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स। अब यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने लॉजिक गेट्स को समझना है। लॉजिक गेट्स इसके अंदर से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर से आप लोगों ने याद रखना है, हमारे पास एक एंड लॉजिक गेट होता है, एक हमारे पास और लॉजिक गेट होता है, एक नॉट होता है। अब एंड हमारे पास कुछ इस तरह करके होता है, ठीक है। और जो और लॉजिक गेट है वो हमारे पास कुछ इस तरह से करके होगा, ठीक है। और जो नॉट होता है ये बेसिकली नॉट को शो करता है, इसको, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखिएगा एंड और नॉट, इसके अंदर अगर आप लोग देखें तो एंड के अंदर हमारे पास ट्रुथ टेबल क्या बनता है वो मैं आपको यहाँ पे ट्रुथ टेबल बना के दे देता हूँ। एंड के अंदर पता है क्या होता है, एंड ये कहता है अगर आपके पास A B और X हमारे पास आ रहा है, अगर हमारे पास एक्स इसका आउटपुट आ रहा है यहाँ पे, तो एंड हमारे पास लॉजिक गेट हमें क्या बोलता है, वो हमें ये बोलता है, यहाँ पे देखो, 1 2 3 4 कि 0 0 है तो ये एक्स बोलता है, इसके इक्वेशन बोलती है कि ये 0 ही होगा। अगर 0 1 है तो आंसर 0 होगा। अगर सॉरी 1 0 है तो भी आंसर इसका कितना होगा, दैट आंसर विल बी 0। अगर ये 1 0 इनपुट है दोनों तो फिर भी आंसर 0 होगा। अगर दोनों 1 है तो एंड कहता है तब जाके आउटपुट 1 होगी। और गेट बहुत ही ज़्यादा कंप्रोमाइजिंग है, बहुत ही बिल्कुल ठीक है। वो क्या बोलता है, और गेट ये बोलता है, अब जल्दी से इसके ना ट्रुथ टेबल को देख लो। यानी A B है और यहाँ पे एक्स हमारे पास है, ठीक है। ये हमारे पास एक डॉट में आता है, एक प्लस में हमारे पास आ गई और की। तो ये हमारे पास बनेगा दैट विल बी 0 0, तो इसका आंसर 0। ये अगर 0 1 है तो ये 1 है, 1 0 है तो ये हमारे पास 1 है, और ये अगर 1 1 है तो ये भी हमारे पास 1 होगा। तो ये आप लोगों ने याद रख लेना है। अच्छा जी, अब ये हमारे पास तमाम चीज़ों को आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद रखना है। अब इनकी इक्वेशन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमारे पास जो इसकी इक्वेशन बनती है ना, एंड की इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी। एंड हमारे पास जो लॉजिक गेट होगा ना, एंड हमारे पास लॉजिक गेट बनता है जिसमें हमारे पास तब वो आएगा 1 आएगा जब हमारे पास दोनों 1 1 आएंगी। इसमें हमारे पास क्या बनेगा, प्लस A प्लस B। और इसमें हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, A डॉट B बनेगी। इसको याद रखना है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स हमारे पास नॉट आ जाता है, नॉट इसकी आउटपुट को रिवर्स कर देता होता है। उसके बाद हमारे पास से 3 लॉजिक गेट्स ये हमने पढ़े जिनको हम बेसिक लॉजिक गेट्स कहते हैं। उसके बाद यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स भी होते हैं। अब यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स हमारे पास क्या होते हैं, यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स आप लोगों ने याद रखने हैं। ये हमारे पास दो होते हैं, एक हमारे पास होता है नैंड और एक हमारे पास होता है नॉर। अच्छा, आप लोगों ने याद रखना है, अगर आप लोगों के पास एक नैंड गेट होगा तो वो हमारे पास नॉट गेट के इक्वल है। अगर हमारे पास दो नैंड गेट होंगे तो ये एंड गेट के इक्वल आएगा। अगर हमारे पास तीन नैंड गेट आ जाएं, तीन नैंड गेट किसके इक्वल आएगा, ये हमारे पास और लॉजिक गेट के इक्वल आएगा। तो ये तमाम का तमाम आप लोगों ने डियर स्टूडेंट्स तगड़ा याद रखना है। ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगे पास एजुकेशन सिस्टम के यूट्यूब चैनल के ऊपर। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं, तो हमारे पास इस चैप्टर के अंदर से और क्या आ जाता है, रेक्टिफिकेशन वाला टॉपिक बहुत फेवरेट है। तो रेक्टिफिकेशन के अंदर से क्या क्या क्वेश्चंस पे आज के अंदर पूछे गए उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो रेक्टिफिकेशन बेसिकली हमारे पास क्या है भाई, रेक्टिफिकेशन हमारे पास होता है ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर
आप रेक्टिफाई करते हो। आप जो हमारे पास एसी सिग्नल है ना, उसको कन्वर्ट करते हो डीसी सिग्नल में, इसको रेक्टिफिकेशन बोलते हैं। इसके लिए हम डायोड्स को यूज करते होते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास जो डायोड्स मिनिमम होते हैं ना, जो किसी भी वेव को रेक्टिफाई करने के लिए चाहिए होते हैं, तो वो कितने मिनिमम डायोड्स हम यूज करते होते हैं, वो हम दो यूज करते होते हैं, ठीक है। मतलब फुल वेव रेक्टिफिकेशन में हमारे पास सेंटर टैप और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफिकेशन है। तो इसके पहले टाइप्स अच्छा देख लो। एक हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है जिसमें टोटल डायोड एक यूज होता है। उसके बाद एक फुल वेव रेक्टिफिकेशन है जिसमें डायोड्स दो भी यूज होते हैं या चार भी होते हैं, मिनिमम दो मैक्सिमम चार। अगर पेपर में आ जाना किसी भी वेव को फुली रेक्टिफाई करने के लिए, तो फुली रेक्टिफाई करने के लिए नंबर ऑफ डायोड्स कितने चाहिए, तो याद रखो वो चार चाहिए। फुली रेक्टिफाई करने के लिए चार चाहिए, ठीक है ना। और उसके बाद हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में कितने डायोड होते हैं, एक होते हैं। उसके बाद आप लोगों ने याद रखना है यहाँ पे एक हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि अगर मैं बात करूं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की, तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर हमारे पास जो इनपुट फ्रीक्वेंसी है वो आउटपुट फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी। अगर मैं बात करूं फुल वेव रेक्टिफिकेशन की, तो जो आपके पास आउटपुट फ्रीक्वेंसी है वो टू टाइम ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी है। यानी जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा आ रही होती है, टू टाइम ऑफ इनपुट होती है। तो इनपुट को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब जाके वो आउटपुट के इक्वल आएगी। तो इसको आप लोगों ने याद रखना है। इसमें हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास एसी की वेव है और यहाँ से जो डीसी की वेव बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी यहाँ पे, और आगे कोई पल्स नहीं होगी। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक फ्रीक्वेंसी है। इसकी डीसी की फ्रीक्वेंसी यहाँ से यहाँ तक ए तक एक ही फ्रीक्वेंसी। ये एसी की वेव है, ये डीसी की वेव है। अगर मैं फुल वेव की बात करूं तो हमारे पास ये एसी का सिग्नल है, और यहाँ पे पहली जो वेव है वो भी रेक्टिफाई होगी, दूसरी वेव भी रेक्टिफाई होगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की फ्रीक्वेंसी वन होगी। एसी की फ्रीक्वेंसी एक क्रेस्ट और एक ट्रफ के मिलने से बनती है ना, तब एक फ्रीक्वेंसी होगी। और उसके बाद हमारे पास डीसी के में फ्रीक्वेंसीज कितनी आ रही है, एक फ्रीक्वेंसी ये दूसरी, तो यहाँ पे दो फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं डीसी के अंदर। और डीसी को क्या बोला जाएगा, आउटपुट बोला जाएगा ना, जिसको आपने एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है। तो आउटपुट डीसी होगी और इनपुट क्या होगी, एसी होगी। ऐसे ही है। तो यहाँ पे चेक कर सकते हो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी डबल है, इसलिए इनपुट की फ्रीक्वेंसी को टू से मल्टीप्लाई करना है, तब जाके इक्वल आएगा आउटपुट के। क्लियर, यू गॉट माई पॉइंट। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 19। नाउ मूव टुवर्ड चैप्टर नंबर 19। अब अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 19 की, तो यहाँ पे आप लोगों ने ये तीन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से कवर कर लेना है। एक हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, जो कि विजिबल लाइट का फोटोन देता है। यानी ये कौन सा फोटोन देगा, विजिबल लाइट का फोटोन, ठीक है, विजिबल लाइट का फोटोन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉम्पटन इफेक्ट। जो कॉम्पटन इफेक्ट है ये कौन देगा, याद रख लो, कॉम्पटन इफेक्ट देगा एक्सरे का फोटोन। तो यहाँ पे आप लोगों ने याद रख लेना है ये एक्सरेज के फोटोन देंगे। उसके बाद पेयर प्रोडक्शन कौन देगा, ये गामा रेस का फोटोन देगा। तो ये तमाम की तमाम चीज़ों को आप लोगों ने नोटिस कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे इनकी जो एनर्जी होती है और इनका जो वेव लेंथ का ऑर्डर होता है, ये हमारे पास 10⁻⁻10 मीटर होता है एक्सरेज का। और इतना ऑर्डर और किसको होता है, इलेक्ट्रॉन का भी इतना ही वेव लेंथ का ऑर्डर होता है। यानी इलेक्ट्रॉन की लैम्डा भी इतनी होती है जितनी एक्सरेज की लैम्डा होती है। उसके बाद याद रखना है यहाँ पे हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन के अलावा आप लोगों ने इसमें और क्या क्या याद रखना है। इसमें हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसमें हमारे पास टाइम डायलेशन के रिलेटेड है। वी इज इक्वल, जो हमारे पास टाइम डायलेशन है वो हमारे पास टी इज इक्वल टू, वो हमारे पास आ जाएगा टी इज इक्वल टू टी नॉट अपॉन में वन माइनस वी स्केयर अपॉन में सी स्केयर। ये आप लोगों ने याद रखना है। इसके अलावा हमारे पास एक आ जाता है दैट इज लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, और एक हमारे पास आ जाता है मैथ के बारे में। तो एम इज इक्वल टू एम नॉट इंटू वन माइनस वी स्केयर अपॉन में सी स्केयर। और थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाता है एल इज इक्वल टू एल नॉट इंटू वन माइनस वी स्केयर अपॉन में सी स्केयर। इसमें ये बटे वाला सी नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये तीनों फार्मूला यानी लेंथ वाले में, ये नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री याद रखिएगा। अगर कोई भी आपके पास स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये अप्रोचेस टू स्पीड ऑफ लाइट आ जाए, तो आपके पास टाइम कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। आपके पास मैथ भी कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। और लेंथ कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। लेंथ लेंथ विल बी जीरो। तो ये तीनों बातों को नहीं भूलना, मैं क्लियर कट आप लोगों को ये बता रहा हूं। अगर स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट आ जाए, तो टाइम इनफाइनाइट, लेंथ हमारे पास टाइम इनफाइनाइट, जब भी हमारे पास स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल आ जाए, तो टाइम इनफाइनाइट, मैथ इनफाइनाइट और लेंथ हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट होकर जीरो। कब होगा, जब हमारे पास स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट आ जाए। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है विच इज चैप्टर नंबर 20। अब चैप्टर नंबर 20 की बात करें तो चैप्टर नंबर 20 के अंदर हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है एटॉमिक स्पेक्ट्रम में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर से आपको ये तमाम सीरीज को याद करना है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर से तमाम सीरीज को याद करना, कौन कौन सी। एक आपके पास आ जाती है लाइमन सीरीज, एक हमारे पास आ जाती है बाल्मर सीरीज, एक हमारे पास आ जाती है पास्चन सीरीज, एक हमारे पास आ जाती है ब्रैकेट सीरीज, एक हमारे पास आ जाती है पी फंड सीरीज,
और एक हमारे पास आ जाती है हमफ्रीज। तो ये तमाम की तमाम आप लोगों ने याद रखनी है। अच्छा जी, लाइमन सीरीज में जो स्पेक्ट्रल लाइन है किधर जाएगी, अल्ट्रा वायलेट रीजन में। यहाँ पे N1 का वैल्यू 1 होगा, N1 का वैल्यू 1 होगा, N2 ग्रेटर देन 1 होगा, यानी 2 से स्टार्ट होगा, 1 से नहीं स्टार्ट होगा N2, वो N1 की वैल्यू 1 होगी। बाल्मर सीरीज की स्पेक्ट्रल लाइन किधर जाएगी, विजिबल रीजन में जाएगी। यहाँ पे N1 इक्वल टू 2 होगा और N2 ग्रेटर देन 2 होगा। और उसके बाद इसकी जो पास्टन सीरीज की स्पेक्ट्रल लाइन है, पास्टन सीरीज की स्पेक्ट्रल लाइन इंफ्रारेड रीजन में जाएगी, और यहाँ पे N1 इक्वल टू 3 होगा और N2 ग्रेटर देन 3 होगा। और उसके बाद ब्रैकेट सीरीज, जो ब्रैकेट सीरीज है, यहाँ पे जो स्पेक्ट्रल लाइन है, जो इसकी स्पेक्ट्रल लाइन है वो किधर जाएगी, इंफ्रारेड रीजन में। यहाँ पे N1 इक्वल टू 4 होगा और जो हमारे पास N2 है वो ग्रेटर देन 4 होगा। उसके बाद पी फंड सीरीज के अंदर जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो जाएगी इंफ्रारेड रीजन के अंदर। यहाँ पे N1 हमारे पास 5 होगा और N2 ग्रेटर देन 5 होगा, यानी ऑनवर्ड टू 6 होगा। हम फ्रीज के अंदर भी जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो इंफ्रारेड रीजन में जाएगी, इसकी स्पेक्ट्रल लाइन भी इंफ्रारेड रीजन में जाएगी। और यहाँ पे जो हमारे पास N1 है वो 6 होगा और N2 ग्रेटर देन 6 होगा। ये याद रख लो सारी की सारी चीज़ें। उसके बाद आप लोगों ने याद रखना, यहाँ पे एक्सरेज के रिलेटेड टॉपिक आ जाता है। एक्सरेज जो है ना, इनका मैंने आप लोगों को बता दिया, और एक लेजर, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेजर हमारे पास क्या होता है, लाइट एम्पलीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, यानी लाइट एम्पलीफिकेशन, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड का मतलब होता है साइमल्टेनियसली, किसकी, एमिशन ऑफ रेडिएशंस, यानी रेडिएशंस की साइमल्टेनियसली एमिशन होगी तो लेजर होगा। लेजर में दो प्रोसेस होते हैं, कौन कौन से, नंबर वन होता है इसके अंदर पॉपुलेशन इन्वर्जन, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं। नंबर टू पे होता है साइमल्टेनियसली एमिशन, फिर वो बारी बारी जो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हुए थे ना और पॉपुलेशन इन्वर्ट होगी, तो वो बारी बारी अपनी सारी रेडिएशंस को एमिट करते हैं, वो सारी की सारी रेडिएशंस को एमिट करेंगे और उन सब को कलेक्ट करके क्या बना दिया जाता है, लेजर बना दिया जाता है। लेजर क्या होता है, इंटेंस लाइट होती है देन ऑर्डिनरी लाइट, और ये मोनोक्रोमेटिक होती है, सिंगल वेवलेंथ होती है और सिंगल कलर्ड होती है। याद रख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। एक्सरे की बात की जाए तो दो होते हैं, एक होते हैं करेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज और एक होते हैं ब्रेकिंग एक्सरेज। करेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो यहाँ पे क्या हो सकते हैं, के सीरीज हो सकते हैं एक्सरेज, एक हो सकते हैं एल सीरीज एक्सरेज। के में के अल्फा, के बीटा, के गैमा हो सकते हैं, और एल सीरीज में भी एल अल्फा, एल बीटा और एल गैमा हो सकते हैं। जो हमारे पास गैमा की एनर्जी सबसे ज्यादा, फिर के बीटा, फिर के अल्फा, इसी तरह एल गैमा की एनर्जी सबसे ज्यादा, के फिर एल बीटा, फिर एल अल्फा की। अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाऊं तो ये हमारे पास ग्राफ किसका बनेगा, ये के सीरीज का, और उसके बाद ये एल सीरीज का। ये के सीरीज का ग्राफ है और ये एल सीरीज का है। चेक कर सकते हो हाइट किसकी ज्यादा आ रही है, के की आ रही है। और यहाँ पे नंबर ऑफ शेल है, पहले तो देखो ना, नंबर ऑफ शेल के पहले आ रहा है और इसके लिए N1 आ रहा है, और जो हमारे पास L है इसके लिए N2 आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ शेल तो L का ज़्यादा है, लेकिन एनर्जी किसकी ज़्यादा है, K की ज़्यादा है, क्योंकि K में ट्रांजिशन ज़्यादा पॉसिबल है, कि ट्रांजिशन ज़्यादा हो सकती है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट चैप्टर आ जाता है, विच इज़ चैप्टर नंबर 21। चैप्टर नंबर 21 के लिए आप लोगों ने काम करना है, इसकी बुक रीडिंग भी करनी है, और साथ में इसके ये तीन टॉपिक्स को पढ़ना है, विल्सन क्लाउड चैम्बर, गीगर मुलर काउंटर, और साथ में आप लोगों ने पढ़ना है सॉलिड स्टेट डिटेक्टर को। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे बात कर लेते हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स की। फर्स्ट ईयर फिजिक्स में, और यहाँ पे एक और मैं चीज़ आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आइसोटोप्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। आइसोबार जिसमें एटॉमिक मास सेम होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। आइसोटोन्स जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है विच इज़ चैप्टर नंबर, जो हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है, विच इज़ फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 1। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं 11 फिजिक्स की। 11 फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 की मैं बात कर लेता हूँ। चैप्टर नंबर 1 के अंदर आप लोगों ने याद रखना है, हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में आप लोगों ने याद रखना है, आपसे पेपर में पूछा जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। तो आप लोगों ने सबसे पहले याद रख लेना सिग्निफिकेंट फिगर्स में, कि अगर तो हमारे पास आ जाए 0.0001 तो एक सिग्निफिकेंट फिगर, 1.000 तो इसमें चार सिग्निफिकेंट फिगर, 1001 चार सिग्निफिकेंट फिगर, 100 लिखा आ गया या 1000 तो इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर। सो हमें ये पता चला कि जब जीरो लेफ्ट पे आ जाए सिग्निफिकेंट नहीं है, जीरो राइट पे आ जाए नहीं है, लेकिन अगर जीरो आ जाए राइट साइड पे, लेकिन राइट साइड पे आ जाए आफ्टर पॉइंट आ जाए, यानी जीरो लेफ्ट पे भी सिग्निफिकेंट नहीं होती और राइट पे भी नहीं होती, लेकिन राइट पे सिर्फ एक केस में सिग्निफिकेंट होती है, जब वो आफ्टर पॉइंट आ जाए, यानी जीरो आफ्टर पॉइंट आ जाए। जैसे ये देखो, इसमें 1.00, यानी जीरो राइट पे तो है लेकिन आफ्टर पॉइंट है तो सिग्निफिकेंट है।
यहाँ पे जीरो राइट पे तो है लेकिन आफ्टर पॉइंट नहीं आ रही, ऐसे ही आ गई है, पॉइंट के अलावा ही आ गई है, तो इसलिए यहाँ पे जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगी, सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है जो आगे मैंने लिख दिया है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे याद रखना 2 × 10⁻³ कितने सिग्निफिकेंट फिगर एक होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल आपके पास 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स एक होगा। तो यहाँ पे अगर एक आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कि आपके पास है 5000 kg विद लीस्ट काउंट 10 kg, तो बताओ इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, इसको इस पर डिवाइड करो, जीरो जीरो से कैंसिल हुई, पीछे तीन बचे तो वो डायरेक्ट तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स कह दो। वैसे लंबा चौड़ा प्रोसीजर है कि जो मेजरमेंट होती है इसको लीस्ट काउंट पे डिवाइड किया जाता है, ये जीरो से 500 बचा, अब 500 है, यहाँ पे पॉइंट लास्ट पे पड़ा है, इसको एक दो दो स्टेप इधर लेके आओ तो 5.00 मल्टीप्लाई बाय 10 पॉजिटिव से इधर गया तो ये प्लस का 2 आ गया। तो यहाँ पे अब देखो तीन सिग्निफिकेंट फिगर बने ना, 1 2 3, 10 की पावर तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होती है, तो तीन है, तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट में भी तीन लिख दिया था। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम बात करें तो यहाँ पे एटो फेमटो वगैरह आप लोगों ने याद रख लेना है। एटो 10⁻18 है, फेमटो हमारे पास 10⁻15 है। अगर मैं रेशो पूछूं आपसे एटो टू फेमटो की, तो आप लोग बताओगे कि ये होगी 10⁻18 टू 10⁻15, तो ये ऊपर गया तो 10 क्या बन गया, 10 प्लस का 15 बन गया तो 10⁻³ होता है जो कि मिली के इक्वल होता है। तो हमें ये पता चला कि एटो टू फेमटो किसके इक्वल आता है, मिली के इक्वल आता है, याद रख लो, अपने पल्ले बांध लो ये बात। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है विच इज चैप्टर नंबर 2। अच्छा, इसी चैप्टर नंबर 1 के अंदर से एक और टॉपिक है डायमेंशन वाला, उसको हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं। डायमेंशन के लिए सबसे बेस्ट वे है आप लोग हमारे यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें नस्ट के एनईटी के फिजिक्स के पोर्शन को डिस्कस किया हुआ है। उसमें मैंने तमाम जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज फिजिक्स की दुनिया में रचती बसती हैं उन तमाम की मैंने आप लोगों को करवाई हुई है जनाब, डायमेंशन अच्छे तरीके से वो कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है विच इज चैप्टर नंबर 2। अब चैप्टर नंबर 2 हमारे पास किसके बारे में, वेक्टर्स के बारे में है। अब याद रख लो वेक्टर्स के बारे में ये चैप्टर है ना, तो वेक्टर के बारे में याद रखना है, दो वेक्टर्स के दरमियान दो भी अगर कोई भी हमारे पास वेक्टर है, एंगल तब मेजर किया जाता है जब वो हेड टू हेड से जुड़े होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ एंगल हमारे पास 110 डिग्री का है, तो आपने बोलना 110 नहीं है, इसको एक्सटेंड कर लेना आप लोगों ने, और यहाँ पे एंगल 70 डिग्री होगा, तो रियल एंगल 70 डिग्री है यहाँ पे, क्योंकि क्योंकि शॉर्टेस्ट एंगल लिया जाता है, और तब एंगल लिया जाता है जब इनके टेल से टेल या हेड से हेड जुड़ा हुआ है। इन दो वेक्टर्स का तो आपस में हेड और टेल जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये वाला जो वेक्टर है ना इसको एक्सटेंड कर लेना आप लोगों ने, ठीक है। तो अब देखो इस वेक्टर की भी ये वाली पीछे टेल आ रही है और इस वेक्टर के पीछे ये टेल है, तो टेल से टेल जुड़ गया, तो अब ये एंगल आप लोगों ने देखना है, ये एंगल 110 डिग्री का, तो ये एंगल 70 का होगा, क्योंकि 110 + 70 विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। यू नो दैट कि दो एंगल दो वेक्टर्स के बीच में सबसे मैक्सिमम जो एंगल हो सकता है 180 हो सकता है। 180 से बड़ा एंगल दो वेक्टर के दरमियान में पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, 180 से एंगल लेस हो सकता है, लेस देन और इक्वल टू हो सकता है। इक्वल टू कब होगा, जब दो वेक्टर्स आपस में एंटी पैरेलल है। उसके बाद आप लोगों ने याद रखना है हमारे पास आ जाता है आई डॉट आई, ये हमारे पास आई स्क्वायर तो 1 आ गया, जे डॉट जे आ जाए ये भी हमारे पास 1 के इक्वल आएगा, के डॉट के आ जाए ये भी हमारे पास 1 के इक्वल है, लेकिन आई डॉट जे आ जाए एंगल 90 बनेगा तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। इसी तरह हमारे पास जे डॉट के बन जाए ये भी 0 बनेगा, और के डॉट आई आ जाए ये भी हमारे पास 0 है। उसके बाद आप लोगों ने याद रखना है अगर मैं क्रॉस की बात करूं, आई क्रॉस आई 0 के इक्वल है। इसी तरह हमारे पास जे क्रॉस जे एंगल सेम है, साइन ऑफ 0 0 हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास के क्रॉस के भी हमारे पास 0 के इक्वल है। उसके बाद आप लोगों ने याद रखना है आई क्रॉस जे किसके इक्वल होगा, के कैप के इक्वल होगा। उसके बाद आप लोगों ने याद रखना है जे क्रॉस के किसके इक्वल होगा, आई कैप के इक्वल होगा। और उसके बाद के क्रॉस आई किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू जे कैप। तो ये तमाम चीज़ों को याद रख सकते हो। अगर तो क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमारे पास सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं, अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो साथ में वैल्यूज नेगेटिव हो जाएंगी। तो इन तमाम चीज़ों को भी आप लोगों ने याद रखते जाना। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाते हैं, ये इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक है। अब यहाँ पे एक दो चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आप लोगों ने लिखना है यूट्यूब पे प्रोजेक्टाइल मोशन वन शॉट बाई पास एजुकेशन सिस्टम, उधर से देख लेना है, हाइट के फार्मूला, रेंज के, टाइम ऑफ फ्लाइट के। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे एक मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ, जो फर्स्ट ईयर फिजिक्स है ना, जो 11 फिजिक्स है, इसका आप लोग एक और भी काम कर सकते हो। अगर थ्योरेटिकल फार्मूला शीट्स वगैरह आपको चाहिए प्रोजेक्टाइल मोशन वर्क के अंदर से, तो वो आप लोग प्रोजेक्टाइल मोशन का यूट्यूब पे टाइप करना, उधर से आप लोगों ने लाजमी तौर पे सुन लेना है। वर्क के अंदर से मैं आपको बता देता हूँ, वर्क हमारे पास एफ डी है, एफ डी कोसाइन ऑफ थीटा है। ये कब यूज होता है, जब फोर्स हमारे पास कांस्टेंट होती है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ पे पावर के रिलेटेड और काइनेटिक एनर्जी के रिलेशंस आ जाते हैं। तो यहाँ पे याद रखो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किसकी इक्वल होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। इसको एम से मल्टीप्लाई भी करो, एम से डिवाइड भी करो, दैट विल बी हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में एम। तो ये बन गया हाफ पी स्क्वायर अपॉन में एम इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो क्या हमारे पास मोमेंटम बना, हमारे पास टू टू टाइम ऑफ, ये हमारे पास टू काइनेटिक एनर्जी
टू काइनेटिक एनर्जी बना हमारे पास, ऐसे ही है। और मैथ्स भी हमारे पास से इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। तो ये पूरे का पूरा मोमेंटम का आप लोगों ने याद रख लेना है। उसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में याद रख लेना है जो चैप्टर नंबर 5 है, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन में आर है, एक एफ सी इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर है। यहाँ से न्यूमेरिकल आप लोगों से पूछे जाएंगे कि यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स आप लोगों के पास डिस्टेंस के इन्वर्सली भी है और सेंट्रीपिटल फोर्स डिस्टेंस के डायरेक्टली भी है। डायरेक्टली कब होता है? जब ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है। और इन्वर्सली कब होता है? जब आपके पास लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। उसके बाद जो एस एच एम वाला और जो हमारे पास लिक्विड्स वाला वो आ जाता है, फ्लूइड वाला चैप्टर आ जाता है, चैप्टर नंबर 6। उसके अंदर से आप लोगों ने याद रखना है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी A1 V1 इक्वल टू A2 V2। और ये किसके इक्वल होता है? ये वॉल्यूम फ्लो के इक्वल होता है। वॉल्यूम फ्लो यानी इसका यूनिट होगा मीटर क्यूब पर सेकंड। ये भी आप लोग याद रख सकते हो। अच्छा जी, उसके बाद आप लोगों ने याद रखना है हमारे पास यानी इसका यूनिट क्या होगा? मीटर क्यूब पर सेकंड होगा, ये भी याद रख सकते हो। उसके बाद एस एच एम के अंदर से आप लोगों ने याद रखना है टाइम पीरियड हमारे पास क्या होता है? दैट इज 2 पाई इंटू एल अपॉन में जी। अगर लेंथ को चेंज करोगे टाइम पीरियड चेंज हो जाता है। अगर लेंथ को डबल किया जाए तो टाइम पीरियड कितना हो जाता है? दैट विल बी 1.41 टाइम ऑफ इनिशियल, यानी कि जो नया वाला टाइम पीरियड है ये पहले वाले का 1.41 हो जाएगा। और अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो ये 1/2 पाई इंटू जी अपॉन में एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दैट विल बी जी अपॉन में एल। तो इसको भी आप लोग याद रख सकते हो। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास वेव्स वाला टॉपिक आ जाता है। उसकी भी आप लोगों ने रीडिंग कर लेनी है। कौन सी रीडिंग करनी है? ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की करनी है। उसके बाद हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है YDSC वाला टॉपिक। उसके अंदर से भी आप लोगों ने याद रखना है। YDSC में हमसे एक चीज पूछी जाती है, विच इज फ्रिंज स्पेसिंग। यानी अगर आप लोगों को क्या निकालना हो? अगर आप लोगों को फ्रिंज स्पेसिंग निकालनी हो, फ्रिंज स्पेसिंग निकालनी हो तो आप लोग कैसे निकालोगे? वो रिलेशन होता है हमारे पास डेल्टा वाई इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन में डी। तो ये फार्मूला याद रख लो जिसके अंदर एल क्या है? डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स टू स्क्रीन। ये वाला जो डिस्टेंस पूरा होता है ना, स्क्रीन से लेके स्लिट्स तक का डिस्टेंस, इसको एल बोलते हैं। और जो जो ये जो आप लोगों को नजर आ रहा है ना डिस्टेंस, ये वाला ये दोनों स्लिट्स के दरमियान में डिस्टेंस, इसको डी बोला जाता है। और वेवलेंथ आपको पता है जो लाइट आ रही होती है यहाँ से सोर्स में से, दोनों में से पास की, यहाँ से भी और यहाँ से भी। और फिर यहाँ पे सेंट्रल स्पॉट क्या बनता होता है? ब्राइट बनता होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। और उसके बाद डार्क बनते हैं। डार्क स्पॉट कहाँ पे बनता है? यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। तो याद रख लो हम फ्रिंज स्पेसिंग, फ्रिंज की मोटाइयाँ कैसे ज़्यादा कर सकते हैं? डी को कम करके। फ्रिंज की मोटाइयाँ, स्पेसिंग, मोटी मोटी फ्रिंजेस कब बनेंगी? जब हम डिस्टेंस बिटवीन स्लिट और स्क्रीन को बढ़ा दिया जाए। इन स्लिट्स को उठा के ना इधर पीछे लेके आ जाओ इधर, तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा फ्रिंज भी उतनी मोटी मोटी बनेंगी। अगर फ्रिंजेस पतली पतली चाहिए, ऐसी ऐसी पतली पतली फ्रिंजेस चाहिए, तो फिर क्या कर दो? इनको करीब लेके आ जाओ, स्लिट्स को स्क्रीन के करीब लेके आ जाओ। तो तब आपके पास फ्रिंजेस पतली पतली बनेंगी। थिन में बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में आपको समझाया ताकि पूरा फील आए आपको टॉपिक। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 की अगर मैं बात करूं तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 10 के अंदर से किन चीज़ों को करना है? चैप्टर नंबर 10 के अंदर से आप लोगों ने ऑप्टिकल फाइबर वाला टॉपिक बहुत अच्छे से कर लेना है। ऑप्टिकल फाइबर वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे चैप्टर नंबर 10 इतना ज़्यादा कोई वो फेवरेट टॉपिक नहीं है एंट्री टेस्ट के अंदर, लेकिन इसको करेंगे, ये बोर्ड के लिहाज से बड़ा फेवरेट है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से टेलीस्कोप टेलीस्कोप उसके बाद आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उसके बाद जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, और उसके बाद जो सिंपल माइक्रोस्कोप है। इन तमाम माइक्रोस्कोप्स, इन तमाम स्कोप्स के आप लोगों ने क्या क्या याद करना है? इनके आप लोगों ने मैग्निफिकेशंस को याद करके जाना है, और साथ में ऑप्टिकल फाइबर को। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 11 है उसके अंदर से मेयर्स रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चैप्टर नंबर 11 है उसके अंदर से आप लोगों ने याद रख लेना है जो हमारे पास मेयर्स रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मेयर्स रिलेशन हमारे पास कौन कौन सा होता है? मेयर रिलेशन हमारे पास होता है CP माइनस CV इक्वल टू R। अब यहाँ पे मोलर स्पेसिफिक हीट हमेशा ज़्यादा होती है एट कांस्टेंट प्रेशर, ये R प्लस CV के इक्वल होती है। चेक करना, माइनस CV और उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो मोलर स्पेसिफिक हीट यानी CP, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ये है CP का मतलब होता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ये हमेशा ज्यादा होती है किसकी निस्बत? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम से। सो दैट वाज ऑल अबाउट योर की पॉइंट्स, फार्मूला शीट्स, ईच एंड एवरीथिंग वी डिस्कस्ड इन आवर फर्स्ट फेज। फर्स्ट फेज के अंदर मैंने आपको यानी वीडियो के पहले हिस्से में मैंने आप लोगों को क्या करवाया? मैंने आप लोगों को तमाम के तमाम इन टॉपिक्स के जो फार्मूला शीट है, की पॉइंट्स है, वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। नाउ टाइम टू सॉल्व ऑल प्यास यूनिवर्सिटी पास्ट पेपर एमसीक्यूज। अब हम प्यास यूनिवर्सिटी के तमाम जो पास्ट पेपर के एमसीक्यूज हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास ये एमसीक्यू स्टार्ट हो जाते हैं। बाय ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला वी कवर्ड ऑल टॉपिक्स, और इंशाल्लाह अब हम करते हैं इन द नेम ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला वी स्टार्ट। और इन तमाम चीज़ों को अब हम करते हैं। ये हम क्या कर रहे हैं? ये हम कर रहे हैं प्यास यूनिवर्सिटी के
प्यास यूनिवर्सिटी के आप लोगों के पास्ट पेपर विद सॉल्यूशन, पास्ट पेपर विद सॉल्यूशन, एक एक एमसीक्यूज को करते जाएंगे और उसको सॉल्व करते जाएंगे इंशाल्लाह। ऑलमोस्ट 150 प्लस एमसीक्यूज हैं जो आप लोगों को मैं करवाऊंगा, 150 प्लस एमसीक्यूज। तो आप लोग बिल्कुल रेडी हो जाओ, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एमसीक्यूज को पढ़ते हैं, साथ साथ आप लोगों को इसका मैं सॉल्यूशन करवाता जाऊंगा। सारे स्टूडेंट बिल्कुल एक्टिव हो जाओ। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ, पॉइंट पार्टिकल विद चार्ज क्यू इज एट द सेंटर ऑफ द गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म क्यूब, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी वन फेस ऑफ द क्यूब विल बी। अब यहाँ पे एक चीज आप लोगों को समझनी है कि अगर हम टोटल सरफेस की बात करें तो टोटल सरफेस के ऊपर जो हमारे पास फ्लक्स होता है उसका फार्मूला क्या होता है, दैट इज 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम टोटल चार्ज। तो हमारे पास जो टोटल फ्लक्स पे हमारे पास होता है किसी भी क्लोज सरफेस में, वो हमारे पास होता है क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे अगर मैं क्यूब की बात करूँ, क्यूब के टोटल के ऊपर भी तो इतना ही फ्लक्स होगा, लेकिन वन फेस की बात करूँ तो वो क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट तो है, लेकिन साथ 1/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, क्यू अपॉन में 6 एप्सिलॉन नॉट, जो कि हमें कहाँ पे दिख रहा है, बीटा ऑप्शन में दिख रहा है। सो बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। सो यहाँ से आपको ये पता चला कोई भी क्लोज सरफेस है तो उसके ऊपर टोटल फ्लक्स कितना होगा, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्यूब के कितने फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं, सिक्स फेसेस पे कितना होगा फ्लक्स, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर आपको क्यूब के वन फेस पे फ्लक्स फाइंड आउट करना है तो दैट विल बी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय 1/6। बाय मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाता है, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद द सरफेस विल मैक्सिमम व्हेन सरफेस इज हेल्ड एट एंगल ऑफ। यानी कि हमारे पास एंगल पूछा जा रहा है कि एंगल हमारे पास कितना होगा। तो यहाँ पे याद रखो कि ये फ्लक्स हमारे पास मैक्सिमम होता है व्हेन सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल कितना होगा, दैट विल बी 90 डिग्री। यानी सरफेस परपेंडिकुलर होगी तो हमारे पास उसका वेक्टर एंगल जीरो बनेगा। और यहाँ पे अगर आप लोग फ्लक्स की बात करो तो वो ई ए कोसाइन ऑफ जीरो हो जाएगा, और कोसाइन ऑफ जीरो पे कितना होता है, मैक्सिमम होता है। तो सरफेस को तो परपेंडिकुलर रखना है ना, तब एंगल जाके हमारे पास 0 डिग्री बनेगा। ठीक है, सरफेस को परपेंडिकुलर रखेंगे तब जाके एंगल हमारे पास 0 डिग्री बनेगा। उसके बाद 2 1 kg spheres each carry a charge 1 coulomb. How does Fe, if the strength of the electric force between the sphere compare with Fg, the strength of their gravitational attractions? तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है वो स्ट्रॉन्गर होती है ग्रेविटेशनल फोर्स से, ठीक है, सेम डिस्टेंस के ऊपर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स होगी, अब यहाँ पे वो डिस्टेंस को क्या कह रहे हैं, डिस्टेंस का अगर हम यहाँ पे जिक्र करें तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड हाउ इफ द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक बिटवीन द स्फीयर कंपेयर एफ जी द स्ट्रेंथ ऑफ देयर ग्रेविटेशनल जो अट्रैक्शन होगी। तो याद रख लो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स होती है, जो हमारे पास एफ ई होती है, दैट इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमारे पास राइट ऑप्शन कौन सा बनेगा, दैट विल बी बीटा ऑप्शन। उसके बाद ये स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमारे पास लिखा हुआ है कि इफ एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस वी इट विल एक्वायर एनर्जी। तो उसके पास एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट विल बी वी ई। कैसे, क्योंकि हमारे पास v इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू होता है, तो एनर्जी w के इक्वल है, तो w इज इक्वल टू क्यू वी आ गया। अब इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, इस पे चार्ज कितना होता है e, तो ये वर्क के इक्वल आ गया। और आपको पता है वर्क किसके इक्वल होती है, एनर्जी के। तो सो हमारे पास एनर्जी की वैल्यू कितनी आ गई, दैट विल बी इक्वल टू ई वी। सो हमारे पास बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी। अब पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो 2 + 2 कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। सो हमारे पास राइट ऑप्शन विल बी 4 माइक्रोफेरेड। याद रख लो अगर कैपेसिटर तो पैरेलल का पूछा जा रहा है, तो पैरेलल में अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि पैरेलल में इक्विवेलेंट कैसे निकाली जाती है, दोनों को ऐड करके। अगर हमारे पास सीरीज कम्बिनेशन की बात हो रही है तो सीरीज कम्बिनेशन में कैसे निकाला जाता है, 1/c इक्विवेलेंट विल बी 1/c1 + 1/c2 अप टू सो ऑन। याद रख लो डियर स्टूडेंट्स, ये जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को करवा रहा हूँ ये सारे के सारे प्यास यूनिवर्सिटी के पास्ट पेपर के एमसीक्यूज हैं। प्यास यूनिवर्सिटी के पास्ट पेपर के एमसीक्यूज आप लोगों को करवाता जा रहा हूँ विद सॉल्यूशन। तो लाजमी तौर पे इस तमाम वीडियो को आप लोगों ने पूरा देखना है ताकि आप लोगों को मैक्सिमम फायदा हो। और आप लोगों ने अगर अपना प्यास यूनिवर्सिटी का राउंड 1 देने जा रहे हैं, आप प्यास यूनिवर्सिटी का राउंड 2 देने जा रहे हैं या राउंड 3 देने जा रहे हैं प्यास यूनिवर्सिटी का फॉर योर 2025 एडमिशंस, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, ये हमने बल्कि डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है, अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड कवर 1/3 ऑफ द डिस्टेंस विद 20 किलोमीटर पर आवर एट द रेस्ट विद 60 किलोमीटर पर आवर, द एवरेज स्पीड विल बी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमसे वो एवरेज स्पीड की बात पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड हमारे पास टोटल कितनी होगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो हम देख लेते हैं कि ऑप्शंस हमारे पास कितने कितने, हमारे पास ये सारे ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे अब देखो ना, एक 20 है और एक 60, आप इसको डिवाइड करके आप कह लो कि ये हमारे पास बन जाएगी। या अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करें, ये 2v1 v2 अपॉन में
v1 + v2। तो ये भी आप लोग देखोगे तो ये 2 टाइम ऑफ 60 × 20 / 20 हम 60 कर देंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 2 × 60, मतलब एक ये माइंड में रिलेशन आता है कि ये अगर हम पुट करें 80 आ गया तो ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। और ये 2 4 ज़ा हमारे पास 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 है तो 2 2 ज़ा 4 और 2 30 ज़ा, तो कोई भी इसका ये वाला हमारे पास वैलिड नहीं रहेगा। ना ही अगर आप v1 + v2 अपॉन में 2 करोगे तो v1 हमारे पास 20 है, ये 60 आगे डिवाइड बाय 2 करोगे तो 80/2 ये 40 बनेगा, तो ये भी वैलिड नहीं है। तो इसका एग्जैक्ट वे फिर कौन सा करने का, तो वो देखो, इसको हम स्प्लिट करेंगे क्वेश्चंस को। कैसे स्प्लिट करेंगे, तो ये आपके माइंड में दोनों क्वेश्चंस आ रहे, दोनों रिलेशंस आ रहे थे ना कि कैसे कैसे इसको कर सकते हैं। तो ये दोनों पे मैंने क्रॉस लगवा दिया कि ये दोनों इसके वेज नहीं हो सकते हैं। तो फिर हम इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे हल करेंगे वो मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास क्वेश्चंस के अंदर ना पार्ट्स आप लोगों ने बना लेने हैं। एक इसका फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने बना लेना और एक इसका आप लोगों ने सेकंड पार्ट बना लेना है। फर्स्ट पार्ट के अंदर देखिए हमारे पास स्पीड कुछ और आ रही है और सेकंड के अंदर हमारे पास स्पीड कुछ और आ रही है। तो इसी तरह अब हम इन को देख लेते हैं। जैसे हमारे पास सबसे पहले देखिएगा तो हमारे पास क्या आ रहा है, यार अ कार इज मूविंग स्ट्रेट रोड 1/3 ऑफ द डिस्टेंस। वो किस में कवर कर रहा है, वो 1/3 डिस्टेंस कवर कर रहा है 20 किलोमीटर। तो यहाँ तक एक हिस्सा बना लेता हूँ। तो यहाँ तक एक हिस्से में हमारे पास स्पीड क्या होती है भाई, स्पीड हमारे पास एस, जो हमारे पास S = V T होता है ना, तो हमारे पास V किसके इक्वल आ जाएगा, S/T आ जाएगा। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना आ रहा है, टोटल डिस्टेंस 1/3 ऑफ द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की जगह पे मैं 1/3 पुट कर सकता हूँ, ठीक है। अब हमें क्या यहाँ पे टोटल डिस्टेंस गिवन है, टोटल डिस्टेंस नहीं गिवन है। टोटल डिस्टेंस क्या गिवन है, नहीं है। तो टोटल डिस्टेंस को मैं क्या मान लेता हूँ, डिस्टेंस को मैं x मान लेता हूँ। तो उसका फर्स्ट हाफ में कितना हुआ है डिस्टेंस, फर्स्ट हाफ में 1/3 ऑफ x हुआ है, यानी टोटल का 1/3 हुआ है। तो डिस्टेंस तो ये आ गया, और टाइम हमारे पास कितना आ रहा है, टाइम भी यहाँ पे उसने बताया हुआ हमें, टाइम नहीं बताया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्पीड है, स्पीड उसने बताई हुई है, तो यहाँ से क्या टाइम को निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। तो हमारे पास जो टाइम आएगा, टाइम किसके इक्वल आ जाएगा, टाइम विल बी S/V। तो यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस हमारे पास है 1/3x, 1/3x, और साथ में हमारे पास क्या आ रहा है बटा ये 20 आ रहा है, ऐसे ही है। तो टाइम हमारे पास कितना आ गया 1/3x। इसको जब मैं डिवाइड 20 है तो जब मैं मल्टीप्लाई करके लिखूंगा तो 1/20 बनेगा। तो ये हमारे पास टाइम कितना निकल आया, ऊपर की दुनिया में x, नीचे की दुनिया में 60। तो x/60 हमारे पास टाइम आया या नहीं आया, तो याद रखो ये x/60 जो टाइम आया ये ऑर्स में आएगा, क्योंकि आप लोगों ने स्पीड और वाली पुट की थी। अच्छा, उसके बाद अब आ जाओ दूसरे हिस्से पे, एंड द रेस्ट ऑफ 60 किलोमीटर, और दूसरा जो है वो 60 के अंदर हो रहा है कवर। तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस हमारे पास जो रिमेनिंग होगा वो कितना होगा भाई, डिस्टेंस टोटल आपके पास कितना था, x था। अब सेकंड हाफ के लिए, सेकंड हाफ के लिए आपके पास डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, पहले आपके पास डिस्टेंस था, डिस्टेंस को मैं डी कह लेता हूँ एक्स, और 1/3 x वाला माइनस कर दो। तो 1x में से 1/3 माइनस करोगे तो 2/3 x ही बचेगा ना। तो ये आपके पास अब रिमेनिंग डिस्टेंस है। स्पीड यहाँ पे आपके पास कितनी आ रही है, 60 किलोमीटर पर आ रही है। तो भाई टाइम को निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, D/में, यानी S/V कर लो। तो यहाँ पे डिस्टेंस आपके पास कितना आ रहा है, दैट इज 2/3x मल्टीप्लाई बाय 1/60 आ जाएगा, ऐसे ही है। तो ये 2 हमारे पास 30 था, तो ये हमारे पास 390 आ गया। तो ये हमारे पास टोटल कितना बन गया, दैट विल बी x/90 आवर्स। तो ये हमारे पास टोटल टाइम दूसरा निकल आया। अब दो टाइम आप लोगों के पास आ गए हुए हैं, हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करनी है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड हम लोगों को निकालनी है। तो सबसे पहले हम टोटल टाइम निकालेंगे। टोटल टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल टाइम निकालने के लिए हम कर लेंगे इनको ऐड। एक हमारे पास कितना निकला है x/60, और एक हमारे पास कितना निकला है, एक x/60 है और प्लस, और एक x/90 आ गया। तो यहाँ पे अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हमारे पास कितना बनेगा, 180 बनेगा। तो ये 63, 3x + 2x बन गया। तो ये 5x/180 टोटल टाइम आ गया, ऐसे ही है। तो यहाँ पे अब देखोगे तो इसको हम फर्दर अगर स्प्लिट करते हैं तो ये कितना बन जाएगा, x/36। अगर हम डिवाइड 5 पे कर लें तो 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा, और 5 6 ज़ा 30, तो x/30 बन गया। तो यहाँ पे अब देखोगे तो आपके पास अब एवरेज स्पीड किसके इक्वल आएगी, स्पीड हमारे पास S = VT है, तो V = S/T आ जाएगी। तो यहाँ पे डिस्टेंस की अगर बात करो तो डिस्टेंस तो x है, टाइम आपके पास कितना है, टाइम आपके पास x/36 है। तो ये बटे का बटा ऊपर जाएगा, x से कटेगा तो v कितनी आ गई, 36 आ गई। सो राइट ऑप्शन विल बी 36
6 किलोमीटर पर आवर, दैट इज इन डेल्टा ऑप्शन। फुल क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जहां से जिस पोर्शन से नहीं क्लियर क्लियर हुआ उसको जाके दोबारा देखो ऊपर, ठीक है, वीडियो को रिवाइंड करके। उसके बाद हमारे पास है इफ अ प्लेनेट एग्जिस्ट हुज mass is twice that the mass of earth and whose radius is 3 times as that of earth, a 1 kg mass is surface would weight about। वेट पूछा जा रहा है भाई हमसे इस क्वेश्चन के अंदर, क्या वो पूछना है हमसे? वो वेट पूछ रहे हैं। तो याद रखो हमारे पास जो वेट होगा, वेट का फॉर्मूला क्या होता है भाई? फिजिक्स की दुनिया के अंदर वेट को लिखा जाता है W=mg। वेट को हम क्या लिखते हैं? W=mg। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या पूछा गया? वेट, W=mg। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ इंपॉर्टेंट है ना, वो इंपॉर्टेंट ये है कि क्या हमारे पास मैथ उसका दिया हुआ है 1 kg है, 1 kg है, तो W=, मैथ की जगह पे 1 पुट कर लिया, मल्टीप्लाई बाई। अब जो हमारे पास जी का वैल्यू है, वो जी का वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास जी का वैल्यू कितना होगा। अब जी तो हमारे पास 9.8 होता है, जी तो हमारे पास 9.8 होता है, लेकिन अब जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी ना। क्यों चेंज हो जाएगी? क्योंकि उसका मैथ्स वगैरह चेंज हो गया। भाई जी का फॉर्मूला आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ रखा है। जी हमारे पास होता है Gm mass ऑफ अर्थ डिवाइड बाई रेडियस r² ऑफ अर्थ। ऐसे ही ये फार्मूला पढ़ रखा है ना। तो भाईजान यहाँ पे आप लोग देखोगे तो हमारे पास ये जो मैस है ये कितना हो चुका है? ये हमारे पास हो चुका है 2 टाइम ऑफ मैस ऑफ अर्थ, ठीक है, 2 टाइम ऑफ मैस ऑफ अर्थ डिवाइड बाय रेडियस कितना हो चुका है? ये हमारे पास रेडियस हो चुका है 3 टाइम, तो यहाँ पे 3r ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, ऐसे ही है। तो ये हमारे पास कितना बन गया? 2/9। तो भाई जी की वैल्यू में 2/9 फैक्टर ज्यादा हो रहा है, तो जी के साथ हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाई 2/9। 2/9 से भी करना पड़ेगा। इसको काटेंगे तो ऊपर हमारे पास ये आ जाएगा, ये 10 बन जाएगा। तो वेट हमारे पास ऊपर की दुनिया में क्या बनेगा? 2 × 9.8 और नीचे आ गया 9 × 9.8 नहीं, अब तो 98 ही बन जाएगा, और नीचे 9 × 10 आ रहा है, ऐसे ही है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये हमारे पास 2 5 ऐसे ही है। तो अब हमारे पास ऊपर बचा 98 और नीचे हमारे पास बना 45, ऐसे ही है। तो इसको अगर आप लोग काटोगे तो आपके पास ये टोटल किसके इक्वल आएगा? अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे पास कितना बनेगा? दैट विल बी 98, ऊपर 98 है, या आप इसको 9.9 भी ले सकते हो। अगर मैं आसान करके ना यहाँ पे जी की वैल्यू 9.9 ले लूँ तो और आसान हो जाएगा। कैसे? वेट हमारे पास W=mg है ना, तो मैथ्स की जगह तो 1 आ गया, जी आपके पास कितना था? 9.9 ले लो, और ये कितने फैक्टर बढ़ा है? 2/9 फैक्टर बढ़ा है। तो यहाँ पे अगर आप इसका 10 लगा दो तो ऊपर की दुनिया में 99 मल्टीप्लाई बाई 2 है, और नीचे की दुनिया में 10 मल्टीप्लाई बाई 9 है। तो 9 11 सा, ऊपर क्या हमारे पास बचा? ऊपर बचा हमारे पास 22 और नीचे हमारे पास 10। तो 22/10 कितना होता है? 2.2 होता है। तो राइट ऑप्शन विल बी बीटा ऑप्शन। मजा आया या नहीं? ऐसे ही से बताना। फुल क्लियर हुआ? अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 8, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू हाइजेंस वेव थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू हाइजेंस जो वेव थ्योरी है, एवरी लाइट पार्टिकल फ्रॉम वेव फ्रंट कैन बी रिगार्डेड एज, उसको हम किस तरह रिगार्ड कर सकते हैं? अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ वेव। उसको सेकेंडरी सोर्स ऑफ वेव बोला जाता है। ये हमारे पास उसकी बिल्कुल बुक लाइन आ रही है। फिर एन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्विवेलेंट टू, जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसकी वैल्यू किसके इक्विवेलेंट होगी? ये हमसे पूछा जा रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्विवेलेंट टू, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट होगी? तो यहाँ पे याद रखिएगा जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये हमारे पास किसके इक्वल होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जाउल के इक्वल होता है। सो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? दैट विल बी डेल्टा ऑप्शन। डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद जनाब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमसे वो क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कह रहा है इफ द टेम्परेचर एट विच द रीडिंग ऑफ फ़ारेनहाइट, जो फ़ारेनहाइट की वैल्यू है विल बी डबल एज दैट ऑफ सेंटीग्रेड थर्मोमीटर, यानी फ़ारेनहाइट की और सेंटीग्रेड की वैल्यू हमारे पास डबल किस पे होगी? यानी सेंटीग्रेड थर्मोमीटर इज, यानी फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर विल बी डबल दैट ऑफ सेंटीग्रेड थर्मोमीटर इज, यानी किस पे, किस सी की वैल्यू के ऊपर फ़ारेनहाइट डबल हो जाएगा? आपको पता है एफ डिग्री -32 अपॉन में 180 ग्रेडिंग होती है, ये हमारे पास कितना हो जाएगा? दैट विल बी, ये हमारे पास C-0 पॉन में 100 के इक्वल होता है। इसकी ग्रेडिंग 0 से लेके 100 तक होती है। ये हमारे पास एक रिलेशन इन दोनों के दरमियान में पाया जाता है। तो यहाँ पे अब देखोगे तो हमारे पास जो फॉरेन हाइट है वो कितना है? वो 2 टाइम ऑफ सी है। तो इस एफ की जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगा? 2 टाइम ऑफ C-32 अपॉन में 180 इक्वल टू, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा? दैट विल बी C अपॉन में 100। तो ये बन गया C अपॉन में 100। तो ये 180 का जीरो इस 100 के जीरो से कैंसिल हो गया, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो
आपके पास क्या बन जाएगा, दैट विल बी, और यहाँ पे अगर मैं इसकी 2 को कॉमन ले लूँ तो ये हमारे पास 16 बचा, 2 9 सा, तो अब 9 इंटू सी, 9c बन गया, और इधर अब 2 कॉमन लिया हुआ था, अंदर c माइनस 16 बचा, तो ये हमारे पास क्या बचेगा, दैट विल बी 5 इंटू, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 मैंने इससे भी काट दिया, 2 5 सा, तो ये 5 इंटू 2c माइनस 32 बन जाएगा, ऐसे ही है। ये हमारे पास 9c के इक्वल आ गया, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो हमारे पास ये टोटल कितना बन जाएगा, दैट विल बी 9c इक्वल टू 10c माइनस, अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करें, दैट विल बी 5 10 0 60 160 बन गया। उसके बाद ये c की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये इधर आया, ये इधर आके पॉजिटिव 160 आ गई, सो राइट ऑप्शन विल बी 160 डिग्री सेंटीग्रेड। कोई मुश्किल नहीं है, देखो ना यहाँ पे पहुंच गए, बस अपनी मर्जी से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, मैंने जरा अपने वे से किया, ये देखो ये ऊपर की दुनिया में 2 कॉमन आया, अंदर c माइनस 16 बचा, डिवाइडेड बाई 18 है ना, 18 तो है ना, इक्वल टू c बाई 10 है, ये 2 5 सा आ गया, अब तो समझ आ गई ना, ये हमारे पास आ गया। अब ये हुआ क्लियर, अब यहाँ पे 2 को मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, ऐसे ही है, तो ये 8 हमारे पास कितना बना, अब ये हमारे पास बन गया, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यानी 5c माइनस 16 बन गया, और 18c आ गया, अब यहाँ से भी निकालोगे तो 160 बनेगा, ठीक है। अच्छा जी, ये तो आसान है हमारे पास क्वेश्चन। उसके बाद है हमारे पास द एवरेज ऑफ AC करंट एंड वोल्टेज ओवर अ कंप्लीट सर्किट इज, याद रख लो, अगर एक कंप्लीट सर्किट की एवरेज वोल्टेज की बात की जाए और करंट की, तो वो हमारे पास कितना होता है, जीरो होता है, बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास विल्सन क्लाउड चैम्बर यानी इंस्ट्रूमेंट यूज टू, वो किसके लिए यूज किया जाता है, तो विल्सन क्लाउड चैम्बर बेसिकली किसके लिए हम यूज करते हैं, मेकिंग द पाथ ऑफ आयोनाइजिंग पार्टिकल विजिबल, विल्सन क्लाउड चैम्बर में जो अल्फा बीटा गैमा रेज हैं उनका पाथ विजिबल होता है, हर एक ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन ठीक नहीं होगा, ये भी याद रखना है। उसके बाद फंडामेंटल क्वांटिटीज विच आर फॉर्म फ्रॉम बेस फॉर द एस यूनिट्स आर, तो वो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी होंगी, वो फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारे पास होंगी मैस लेंथ एंड टाइम, मैस एनर्जी किधर से फंडामेंटल आ गई, फोर्स किधर से फंडामेंटल आ गई, तो मैस लेंथ और टाइम ये सी ऑप्शन में सही है, और यहाँ पे फोर्स किधर से आ गई, तो ये भी नहीं होगा, सो सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। टोटल फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारे पास 7 है। उसके बाद है हमारे पास द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिटैच 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विल बी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से निकालने के लिए टोटल एनर्जी हमें कितनी चाहिए होती है, दैट इज ऑलमोस्ट एनर्जी, वो आप लोगों ने वैल्यू याद रख लेनी है, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए होती है, 3.4 इलेक्ट्रॉन, जब आप लोगों ने बाल्मर के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो ये एनर्जी हमारे पास इसके इक्वल होती है। वैसे एनर्जी हमारे पास कितनी होती है, दैट इज 13.6 अपॉन में एन स्क्वायर, तो यहाँ पे देखोगे तो 13.6 अपॉन में एन की जगह पे बाल्मर के लिए 2 पुट करेंगे, तो 2 का स्क्वायर, तो ये कितना बन जाएगा, एनर्जी विल बी 13.6 अपॉन में 4 आ गया, तो यहाँ पे ये जीरो, तो ये कितना बन गया, 136 अपॉन में 40, तो यहाँ पे देखोगे 2 पे काटो, 20 सा, 2 6 सा 12, 1 गया, 2 8 सा 16, ऐसे ही है। अब दोबारा 2 पे, 2 10 सा, और 2 3 सा, 2 4 सा 8, दोबारा 10 पे, 2 5 सा, और 2 1, और 2 7 सा, तो 17/5, तो ये ऑलमोस्ट 3 तो आएगा ही आएगा ना, तो 3 पॉइंट और जीरो, और हमारे पास 2 बचा तो 4 सा, 3.4 ही बनेगा ना, सो सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। वैसे भी याद रख लो, इतनी कैलकुलेशन करने से बेहतर है डायरेक्ट ये वैल्यू याद रख लो, ये रिपीट होती रहती है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट इज कॉल्ड, वो हमारे पास फ्लूइड कौन सा होता है, आप सब लोग जानते हो, दैट इज फ्लूइड स्टैटिक। फ्लूइड बाई स्टैटिक होगा जो फ्लूइड रेस्ट पे होगा, फ्लूइड रेस्ट पे होगा, जो फ्लूइड इन मोशन में होगा वो फ्लूइड डायनेमिक्स हो सकता था, लेकिन इसका फ्लूइड स्टैटिक्स होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डियर स्टूडेंट के, अ सॉलिड हैविंग रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल थ्रू आउट इन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, जिनमें रेगुलर 3D शेप होती है उनको क्या बोलते हैं, उनको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बोलते हैं, बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। ये तमाम क्वेश्चन आप लोगों के प्यास यूनिवर्सिटी के ओरिजिनल एमसीक्यूज हैं, इनको लाजमी तौर पे आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है। फिर फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर शुड मस्ट बी, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर क्या होनी चाहिए, बहुत हाई होनी चाहिए। ये आप लोगों को अभी मैंने ऊपर भी बताया हुआ था, देखो ये सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं। उसके बाद हमारे पास मतलब ये थ्योरेटिकल जब मैं चीज़ें करवा रहा था आपको बताया था कि वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए, और जो एम मीटर की रेजिस्टेंस है ये हमारे पास बहुत ज़्यादा लो होनी चाहिए, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन पोजेसेस ग्रेटर पेनिट्रेशन पावर, किसके अंदर ग्रेटर पेनिट्रेशन पावर होती है, आप सब लोग जानते हो, दोज आर गैमा रेज, तो वो गैमा रेज होती हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है which is question number 19. A primary cell has an EMF eternity when a 5 ohm resistor is connected across it. The current is zero point 0.2 ohm, zero point 0.2 ampere. The internal resistance of the cell will be. Internal resistance हम लोगों को फाइंड आउट करनी है, तो आप लोग जानते हो कि इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए हम यूज करेंगे V इज इक्वल टू आई इंटू आर प्लस आर, इंटरनल रेजिस्टेंस आ गई ना, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना है 1.5 वोल्ट का, करंट की वैल्यू कितनी है 0.2 की है, और आर हमें फाइंड आउट करना है, और रेजिस्टेंस कितनी है 5 ओम की है, तो यहाँ पे ये चेक कर सकते हो।
तो ये हमारे पास टोटल कितना बन जाएगा, दैट विल बी 1.5 अपॉन में 0.2 इक्वल टू आर प्लस 5। तो यहाँ से आर को सेपरेट कर लो, तो ये 1.5 अपॉन में 0.2 हमारे पास, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको अब 10 कट जाएगा तो ये 15/2 लिख सकता हूँ ना, 15/2 ऐसे ही है। और ये 5 उधर जाके क्या हो जाएगा, दैट विल बी माइनस। तो यहाँ पे आर का वैल्यू 7.5 -5 हो गया। भाई 7.5 में से 5 निकालोगे तो 2.5 बचेगा ना, इतना तो समझ में आता है, और साथ ओहम आ जाएगा। सो हमारे पास राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, गॉट इट। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच इज द वेवलेंथ ऑफ डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट इज। भाई डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट का वेव हमारे पास कितना होता है वो याद रख लो, H/2 MVE, और यहाँ पे ये जो V है दैट इज वोल्टेज, वोल्टेज है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है विच इज, ये आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है विच एक्सप्रेशन गिव्स एस आई क्वांटिटी। कौन सा हमारे पास यहाँ पे एस आई क्वांटिटी को शो करेगा, तो वो हमारे पास होगा चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज क्यू अपॉन में टी। तो ये हमारे पास क्या आएगा, करंट आएगा, जो कि एस आई क्वांटिटी है। फोर्स पर यूनिट एरिया एफ अपॉन में ए, तो फोर्स पर यूनिट एरिया हमारे पास किसको बताता है, ये हमारे पास आ जाता है प्रेशर को। मैस पर यूनिट वॉल्यूम एम अपॉन में वी, ये डेंसिटी को बताता है। और ये भी हमारे पास बेस क्वांटिटी है, ये भी हमारे पास बेस क्वांटिटी है। फंडामेंटल तो नहीं, फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर भी एक बेस क्वांटिटी है। वर्क डन पर यूनिट डिस्टेंस, वर्क डन पर यूनिट डिस्टेंस एफ अपॉन में डी, जो कि स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्वल आएगा। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है विच, या वो हमारे पास वर्क डन पर यूनिट डिस्टेंस, ये भी हमारे पास आएगा दैट वन। फोर्स पर यूनिट डिस्टेंस हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट होगा ना, तो वर्क डन पर यूनिट डिस्टेंस एफ अपॉन में डी, ये फोर्स ही आएगा, है ना। वर्क डन पर यूनिट डिस्टेंस, वर्क डन क्या होगा, एफ डी, पर यूनिट डिस्टेंस है तो डी, डी से कट के फोर्स ही आएगा ना, स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं आएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास विच लिस्ट कॉन्टेन्स बोथ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, किसके अंदर, अब एक्सेलरेशन मोमेंटम वेलोसिटी वेट। अब यहाँ पे देखो हमारे पास किसके अंदर बोथ दोनों चीजें आ रही हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास आएगा, यहाँ पे देखने दो, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सारी की सारी वेक्टर है, तो एरिया, एरिया आ गया स्केलर, और करंट और फोर्स और वर्क, तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन है। उसके बाद अगर सी ऑप्शन देखो, डिस्टेंस, काइनेटिक एनर्जी, पावर और प्रेशर, ये सारी स्केलर हैं। उसके बाद अगर आप बात करो यहाँ पे मैथ टेम्परेचर, मैथ टेम्परेचर, स्पीड, और ये सारी की सारी हमारे पास यहाँ पे देखोगे, ये भी सारी की सारी स्केलर है। टाइम, स्पीड, मैथ, टेम्परेचर, तो ये डी और सी और डी ऑप्शन में तो सारी स्केलर ही हैं, ठीक है। और अल्फा ऑप्शन में सारे के सारे वेक्टर्स छुपे हैं। वेट भी एक वेक्टर हमारे पास है, ठीक है। डायरेक्टेड डाउनवर्ड होता है, डायरेक्टेड वर्ड डाउनवर्ड होता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है वो क्वेश्चन है हमारे पास, अ मैन वेज 240 न्यूटन ऑन मार्स विद एक्सेलरेशन हमारे पास इतना ऑन द मून, जी हमारे पास की वैल्यू दे रही है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास ठीक होगी। जरा सोचो, अ मैन वेट 120 न्यूटन, क्या वेट इतना बनेगा, कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। वेट डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। मैथ्स हमारे पास कितना होगा, मैथ्स को देखने दो भाई। मैथ्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 240 न्यूटन है, ठीक है, 240 न्यूटन है। तो भाई आप लोगों को मैथ्स निकालना है ना, तो मैथ्स कितना हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन में जी। तो डब्ल्यू 240 आ गया, और जी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, दैट विल बी 4, उसने दी हुई है। तो यहाँ पे देखोगे तो 4 6 और आगे हमारे पास 0 आ गया, ऐसे ही है। तो 60 kg का मैथ्स आया, बिल्कुल ठीक है। अब वेट कैसे निकालोगे, वेट निकालोगे एम जी के फार्मूला से। भाई वेट आपके पास मैथ्स तो 60 है, अब जी की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो जी की जगह 2 पुट करेंगे तो क्या वेट 120 न्यूटन का आता है, बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। तो सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड एट एन इनिशियल स्पीड, इतनी दे दी है 15 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड है। एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन। मैक्सिमम हाइट यू हैव टू फाइंड, तो मैक्सिमम हाइट हमारे पास कितनी होगी, देखो हमारे पास सबसे पहले हम यूज करेंगे, हमारे पास रिलेशन आ जाएगा, जो हमारे पास उसकी इनिशियल वैल्यू है, जो वेलोसिटी की इनिशियल स्पीड है वो हमारे पास कितनी है, 15 मीटर पर सेकंड है। जो उसकी वी एफ फाइनल है वो 0 हो जाएगी। तो हमारे पास ए की वैल्यू हमारे पास माइनस, ये में नीचे से ऊपर की तरफ फेंका गया, और ये -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे ही है। और हमारे पास जो हाइट है उसको हम लोगों को निकालना है, डिस्टेंस को निकालना है, तो हम सेकंड इक्वेशन को यूज करेंगे, 2s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। यहाँ पे आप लोगों को पता ही है कि हमारे पास 2 × -10, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, स्नूकर बॉल हैज अ mass of 200 ग्राम, इट हिट्स द cushion of a snooker table and rebounds along its original path, the ball arrives at the cushion with a speed 14 and then leaves it with इतना। तो यहाँ पे आप देखें, द बॉल एंड द cushion आर इन कॉन्टैक्ट फॉर इतना टाइम, व्हाट इज द एवरेज फोर्स। यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो वो स्नूकर की टेबल है उससे वो रीबाउंड हो रही है बॉल, तो मतलब उसकी वेलोसिटी हमारे पास रिवर्स हो रही है, नेगेटिव में आएगी। तो हमारे पास फोर्स निकालनी है, फोर्स होती है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। आप लोगों को पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। यहाँ पे मोमेंटम को मैं लिख सकता हूँ एम वी एफ माइनस एम वी आई, तो एम को कॉमन ले लूँ तो वी एफ माइनस वी
वी आई अपॉन में डेल्टा टी आ गया। यहाँ पे वैल्यूज को अगर पुट करते हैं तो एफ इज इक्वल टू मैथ्स हमारे पास 200 ग्राम है, इसको केजी में करने के लिए 1000 से मैंने डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई बाई अब वी एफ हमारे पास और वी आई ये वेलोसिटी इसकी हमारे पास 14 ये रिबाउंस हो रही है ना, तो इसलिए नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, डिवाइडेड बाई हमारे पास जो टाइम है दैट इज 0.60। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये दो जीरो से कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ पे इसकी भी दो जीरो ऊपर लगेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारे पास ऊपर क्या बन जाएगा, एफ इज इक्वल टू ये हमारे पास ऊपर हमारे पास ये दो जीरो से कैंसिल हुई, ऊपर हमारे पास 2 × 21 मल्टीप्लाई बाई 100 है, और नीचे हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है 10 × 60, ऐसे ही है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे एक जीरो जीरो से कैंसिल, ये जीरो जीरो से कैंसिल, तो ये हमारे पास 21, तो ये हमारे पास 42 आ गया, 42/6, तो इसका आंसर कितना आ गया 7। तो राइट आंसर विल बी 7, कहीं पे दिख रहा है, यहाँ पे देखते हैं, तो राइट आंसर विल बी 7 न्यूटन, सो डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, पैराशूटिस्ट इज फॉलोइंग अ कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक नहीं होगी। अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो हमारे पास वो कह रहे हैं कि एक पैराशूटर है, वो यहाँ से आ रहा है, तो वो हमें ये कह रहा है कि विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, करेक्ट कौन सी नहीं है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, ये बात ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पैराशूटर, तो ये बात हमारे पास गलत है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एयर बनेगी लेकिन पैराशूटर की काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, तो ये बात हमारे पास रॉन्ग है, सो बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि अ mass is raised vertically in time t, increase in gravitational potential energy is ep, and increase in kinetic energy is 23 energy in is energy kinetic energy, what is the average input of the mass, यानी एवरेज इनपुट हमारे पास उसका कितना होगा। यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो हमारे पास जो हमारे पास इसका रिलेशन बनेगा ना, वो क्या बनेगा, आप लोगों से एवरेज इनपुट ऑफ द मास, यानी हमसे पावर पूछ रहा है, तो वो हमारे पास किसके इक्वल होती है, वो हमारे पास जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी प्लस जितनी काइनेटिक एनर्जी थी डिवाइडेड बाई टाइम होगा, तो ये हमारे पास डेल्टा ऑप्शन में दिख रहा है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 29, वेव हैज़ अ स्पीड इतनी है एंड पीरियड इतना है, व्हाट इज द वेव लेंथ, वेव लेंथ हमसे पूछी जा रही है। तो सिंपल इज दैट कि हमारे पास वेव लेंथ का फॉर्मूला हम कौन सा यूज़ करेंगे, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, यहाँ से लैम्डा को आप लोग साइड पे कर लेंगे, तो लैम्डा बेसिकली हमारे पास क्या होता है, वी अपॉन में एफ बन जाता है। अब यहाँ पे उसने हमें टाइम पीरियड दे दिया है, तो लैम्डा इज इक्वल टू वी इंटू टी टाइम पीरियड हो जाएगा ना, क्यों बोला, क्योंकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन में टाइम पीरियड होता है, तो यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू वेलोसिटी 340 मीटर पर सेकंड है, और उसका जो टाइम पीरियड है वो हमारे पास कितना आ रहा है 0.28, तो 0.28 इसको मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे 100 आ गया, एक जीरो जीरो से कैंसिल होगी, तो ये हमारे पास ऊपर 34 मल्टीप्लाई बाई 28 डिवाइड बाई 10 हो गया, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास कितना बन जाता है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास मीटर सेकंड में आ रहा है, वेव लेंथ हम लोगों ने निकालनी है, तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास कितना बन जाएगा, ये हमारे पास 34 और मल्टीप्लाई बाय 28 है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास लैम्डा को हम लोगों ने निकालना है, और लैम्डा की हमारे पास वैल्यू किसके अंदर आएगी, यहाँ पे ये मीटर के अंदर आएगी, तो ये ऑलमोस्ट इसको कैलकुलेट करें तो दैट विल बी इक्वल टू 0.095, यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन कौन सा होगा, दैट विल बी अल्फा ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच इज़ के a car traveling at a steady speed in a straight line passes close to the stationary observer. The observer measures the frequency of the sound from the engine. As the car approaches the observed frequency to 20 Hz, when the car moves away, the observed frequency 180 है. The speed of sound in air इतनी है. What is the speed of the car? Speed of the car हम लोगों ने निकालनी है। एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों के बहुत पूछे जाएंगे प्यास के अंदर, तभी तो इतना आप लोगों के 100 एमसीक्यूज होते हैं, और 100 एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए यू आर ग्रांटेड विद 180 मिनट्स, तो 180 मिनट्स आप लोगों को मिलते हैं, तो एक एमसीक्यूज की भी अगर मैं रफली बात करूँ तो आप लोगों को ऑलमोस्ट 1.6 या 1.7 मिनट्स तक मिलते हैं। तो यहाँ पे अब देखें तो हमारे पास एक रिलेशन होता है एफ प्राइम, ये होता है वी अपॉन में वी माइनस वी एस इंटू एफ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखें ना ये हमारे पास ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जाएगा, तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। स्पीड हमने निकालनी है, फ्रीक्वेंसी उसकी कितनी ऑब्जर्व की गई 220, स्पीड ऑफ साउंड कितनी है 340, डिवाइड बाय ये भी 340 या माइनस वी एस, इसको हमने फाइंड आउट करना है, इसको मैं वी एस कह लेता हूँ, और यहाँ पे ये जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, ये हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आ रही है, ये हमारे पास बेसिकली यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हमारे पास एफ हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ रही है और ये उसने हमें यहाँ पे दी हुई है, नहीं बताई हुई, तो इसको मैं क्या लिख लेता हूँ, इसको मैं एज इट इज़ एफ का एफ लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे ये एफ एज इट इज़ मैंने लिख लिया, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसको मैं बना सकता हूँ इक्वेशन नंबर 1, कैसे बनाएंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये हमारे पास क्या होगा, दैट विल बी 220 इंटू 340 माइनस वी एस, ये वी एस आ गया, और इक्वल टू ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 340 एफ के इक्वल आ गया। इसको इक्वेशन 1 बना दें, दोबारा इस रिलेशन को यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे अब की बार क्या होगा, अब की बार वी अपॉन में यहाँ पे देखना, अब वो क्या कह रहा है, मूव्स अवे, व्हेन द कार मूव्स अवे में यहाँ पे वी प्लस यू एस आ जाएगा, या वी एस आ जाएगा इनटू एफ आ जाएगा, तो यहाँ पे अब उसकी फ्रीक्वेंसी ये कितनी होगी, अब ये उसकी फ्रीक्वेंसी 180 है, उसने खुद बताई 180 फ्रीक्वेंसी है, और स्पीड ऑफ साउंड तो हमारे पास 340 रहेगी, और नीचे ये हमारे पास भी 340 रहेगी, प्लस यहाँ पे इसकी जगह पे मैं वी एस कह लेता हूँ, और ये भी हमारे पास एफ, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 180 इंटू 340 प्लस वी एस, और साथ में इक्वल टू 340 एफ आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लें। अब दोनों इक्वेशंस आप लोगों को नजर आ रही हैं, दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर लें, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो आप लोग यहाँ से देखेंगे कि ये हमारे पास
यहाँ पे ये 180 और इनको हम अगर कट करते हैं तो 220 को अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा। 11 से अगर हम करें तो यहाँ से 9 को अगर मैं यहाँ पे अगर मैं करता हूँ तो ये 2 1 जा 2, ठीक है, 2 1 जा 2, और ये हमारे पास। और अगर मैं इसको 10 से करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे या मैं इसको अगर करता हूँ फॉर एग्जांपल 11, अगर इसको मैं करता हूँ फॉर एग्जांपल इसको मैं 90 से करता हूँ, तो 90 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करें, 0 9 0 और 9, तो ये हमारे पास कितना बनता है, दैट विल बी 10। यहाँ पे ये 09 आ गया, 100 और 199 आ गया, तो ये हमारे पास कितना बनेगा, दैट विल बी 990। तो अगर मैं इसको 20 को 11 से मल्टीप्लाई करवाऊँ, 20 को, या यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्जांपल 22 को 10 से मल्टीप्लाई करवाऊँ, तो ये हमारे पास 220 बनता है, लेकिन ये 20 इस पे नहीं होता, तो इसको आप 2 पे काट लें, ठीक है, 2 पे आप कर लें, वो इजी रहेगा। तो यहाँ पे देखें ना, इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। ये 220 को अगर फॉर एग्जाम्पल 2 1 और ये 0 आ गया, 2 9 और ये 0 आ गया, फिर 2 5 और यहाँ पे 2 5 और 2 45। अब ये देखो 5 पे कर लो, 5 11 और 5 9। तो 11:5 यहाँ पे बन गई। तो यहाँ पे इधर पीछे हमारे पास क्या बचा, पीछे हमारे पास बचेगा यहाँ पे, दैट विल बी, यहाँ पे अगर इसको मल्टीप्लाई करवा दें अंदर, तो यहाँ से हमारे पास क्या, अच्छा इसको इधर इधर भी काट सकते हो ना, ये इधर ये इक्वेशन 2 बनी पड़ी है। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे हमारे पास बनेगा 9 9, यहाँ से मल्टीप्लाई बाई 340, 340 से आपस में यहाँ पे देखोगे ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये 340 इधर, ठीक है, और इधर भी हमारे पास ये मल्टीप्लाई डिवाइड होकर ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे की तरफ अगर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये 340 वाली टर्म जो है, 340 वाली टर्म, इसकी अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमारे पास पीछे क्या बचता है, यहाँ पे 3 × 3 × 340, ठीक है, यहाँ पे ना, अच्छा ये ना यहाँ पे आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि ये 340 × 9, और आगे हमारे पास प्लस क्या आ रही है, हमारे पास प्लस 9 VS आ रही है, इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे दूसरी साइड पे क्या बन रहा है, दूसरी साइड पे हमारे पास बन रहा है 11 × 340 -11 VS बन रही है। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास 20 VS इक्वल टू 340 × 11 - 9 बन गया। तो ये हमारे पास VS की वैल्यू कितनी आ गई, 340 × 2 / 20, तो VS की वैल्यू हमारे पास कितनी बन जाती है, ये 2 10 और 10 3 4 340 बनेगा, तो ये 34 मीटर पर सेकंड। मीन्स टू से आप लोगों को लॉजिक तो समझ आ गई है, लॉजिक तो मैंने आपको दे दिया, मैं दोबारा क्वेश्चन रिपीट करवा देता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर ना दो सिनेरियोज हैं। पहले सिनेरियो के अंदर आपको क्या बात बताएगी, पहले सिनेरियो के अंदर यू आर प्रोवाइडेड कि एक कार स्टेशनरी है, और जब कार स्टेशनरी है और वहां पे वो क्या हो रहा है, स्पीड इन स्ट्रेट लाइन लाइन पासिस थ्रू अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर, एक कार ना स्टेशनरी ऑब्जर्वर के पास से गुजरती है, तो ये पहला केस बना लें, ठीक है, ये पहला वाला केस बना लें V - S वाला। जब वो कार उससे अवे जाएगी तो फिर ये दूसरे वाला केस बना लें। इन दोनों केसेस में वैल्यूज को पुट करें, इधर से भी एक इक्वेशन बना लें, इधर से भी एक इक्वेशन बना लें, दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करें, काटें, VS को साइड पे कर लें। तो दैट वाज सो सिंपल क्वेश्चन। विच लिस्ट शोज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में हमारे पास कौन सी लिस्ट यहाँ पे शो की जा रही है, कौन सी लिस्ट होगी, तो वो हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखते हैं ना इन सब की, तो वो हमारे पास ये रेडियो वेव्स हैं, फिर इंफ्रारेड रेस की होती हैं, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर गामा रेज, तो ये बीटा ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास है कि ट्रांसफॉर्मर प्रोग्रेसिव वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज सेट अप ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग, द ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट y विद डिस्टेंस x पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, द डिस्प्लेसमेंट वेयर डिस्टेंस x इक्वल टू लैम्डा अपॉन 8 इज y1, व्हाट इज द नेक्स्ट टू वैल्यूज ऑफ x। यहाँ पे दो नेक्स्ट वैल्यूज हमारे पास x की क्या होंगी। यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो हमारे पास जो यहाँ पे उसने पूछा हुआ है, तो ये हमारे पास वैल्यूज क्या बनेंगी, यहाँ पे नीचे ऑप्शन देखें। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप लोग देखो तो हमारे पास पहली वैल्यू कितनी बनेगी, पहली वैल्यू हमारे पास λ/2 है, पहली वैल्यू क्या बनेगी, दैट विल बी λ/2। तो λ/2 को अगर मैं माइनस करूँ λ/8 में से, तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी बन जाएगी, एलसीएम 8, तो यहाँ पे आ गया 4 λ - λ, तो कितने बन गई, 3 λ/8 बन गई। वैल्यू कितनी बन जाएगी, दैट विल बी 3 λ/8। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये 3 λ/8 अल्फा में भी है, बीटा में भी है, तो अल्फा बीटा में से ही कोई एक ऑप्शन होगा। उसके बाद अब हमारे पास है अगली, हम वेव की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ये कितनी बनेगी, दैट विल बी लैम्डा प्लस, यहाँ पे अगर हम बात करें तो लैम्डा प्लस आगे λ/8 उसमें ऐड होगा, तो ये टोटल एलसीएम इसका 8 आ गया, तो यहाँ पे 8 λ प्लस लैम्डा आ गया, तो ये 9 λ/8 है। तो देख सकते हैं 3 λ/8 और 9 λ/8, तो 3 λ/8 और 9 λ/8 कहाँ पे नजर आ रहा है, ये बीटा ऑप्शन में, सो बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द डायग्राम शोज अ स्टेशनरी वेव ऑन अ स्ट्रिंग, ठीक है, of two instant of maximum vertical displacement, the frequency of wave 12 hertz, what is the speed of wave। स्पीड ऑफ वेव हमसे पूछी जा रही है। अब स्पीड ऑफ वेव हम किस फार्मूला से निकाल सकते हैं, सिंपल इज दैट, दैट इज v इज इक्वल टू f ऑफ लैम्डा। यहाँ से v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी 12 की है, लैम्डा यहाँ पे हमें गिवन है, तो लैम्डा यहाँ पे 90 का गिवन है, तो ये 90 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये हमारे पास कितना बनेगा, दैट विल बी 3 3 9 0, और यहाँ पे हमारे पास
अगर हम करेंगे तो दैट विल बी 3 पे ये नहीं हो सकता, तो फिर हम इसको किस पे कर लेंगे, फिर हम इसको 2 पे कर लेंगे। 2 4 ज़ा 8 और 2 5 ज़ा 10 और 2 5 ज़ा 0, तो 45/50 आ गया। 5 9 ज़ा और 5 10 ज़ा, तो 9/10 हमारे पास बना। तो 9 को और 10, अब यहाँ पे देखिएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, और ये हमारे पास कितना बनेगा, दैट विल बी 54, और 54 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट कितना बनता है, दैट इज 10 पॉइंट समथिंग बनेगा। दोबारा इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, एक दफ़ा वेरीफाई करते हैं। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा है ना, तो f की जगह पे 12 हर्ट्स, और लैम्डा हमारे पास कितना है, 90 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 100 आ जाएगा। ऐसा ही है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे हमने कौन सा लेना है, यहाँ तक हमारे पास 30 होगा, यहाँ पे 30, एक वेव की बात करनी है ना। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द, यहाँ पे वो कह रहा है स्टेशनरी वेव ऑन, व्हाट इज द मैक्सिमम एट 2 इंस्टेंट ऑफ मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो 2 वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पे हम कितना लेंगे, दैट विल बी, इसको काटेंगे तो एक मैक्सिमम ये बन रहा है हमारे पास, एक मैक्सिमम ये, तो ये 60 लेंगे ना, यहाँ पे वैल्यू को 60 लिया जाएगा, 60/100, एक जीरो जीरो से कैंसिल हो जाएगी। और यहाँ पे 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, और 6 6 ज़ा 36, 36/5, 5 पॉइंट, हमारे पास यहाँ पे ये ऑलमोस्ट कितना बनेगा, 5 5 ज़ा 25, 5 6, और 5 7 ज़ा 35, तो 7 पॉइंट समथिंग बनेगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, 7.2 समथिंग होगा, तो राइट ऑप्शन विल बी बीट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे ये कैलकुलेशन नहीं होंगी, क्यों नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पे दो मैक्सिमम इंस्टेंट की बात हो रही है। तो मैक्सिमम इंस्टेंट हमें कहाँ कहाँ पे दिखे, एक ये वाला मैक्सिमम इंस्टेंट, एक ये वाला, तो ये भी 30 का होगा, ये भी 30 का होगा, दरमियान वाला भी 30 का, तभी तो 90 टोटल बनाना। तो इसलिए हमने 30 + 30 60 वाला लेना है यहाँ पे, ये इसमें लॉजिक है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द लाइट फ्रॉम द टू लैम्प्स फॉल ऑन अ स्क्रीन, नो इंटरफेरेंस पैटर्न कैन बी ऑब्जर्व्ड। तो कोई इंटरफेरेंस का पैटर्न नहीं होता। इसकी सिंपल सी रीज़न है कि जो हमारे पास ये लैंप होते हैं ना, वो हमारे पास कोहेरेंट नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पे इंटरफेरेंस का पैटर्न ऑब्जर्व नहीं होता है। सो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, दैट विल बी सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन को आप लोगों ने चूज करना है कि सी ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, दैट विल बी राइट ऑप्शन। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच इज क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में बात की जाए, मोनोक्रोमेटिक लाइट इज डायरेक्टेड एट अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग एज शोन इन द फिगर। तो विच डायग्राम कुड शो ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ द लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू द ग्रेटिंग दैट गिव मैक्सिमम इंटेंसिटी। कौन सी लाइट यहाँ पे शो कर रही है, तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये वाली जो लाइट की है ना, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी को शो कर रही है बीटा ऑप्शन में। उसके बाद टू फोर्सेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैव रिजल्टेंट विद इट्स मैग्नीट्यूड इक्वल टू आइदर द एंगल बिटवीन देम इज। एंगल को हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे देखिएगा 2 4 से इक्वल में एवर रिजल्टेंट विद इट्स मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे रिजल्टेंट आप लोग कैसे निकाल सकते हो, ए प्लस बी को हम ऐड करके कैसे निकाल सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोसाइन ऑफ थीटा, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ऐसे ही है ना। तो यहाँ पे एक और चीज़ भी याद रखना, दो फोर्सेज अपने रिजल्टेंट के किस एंगल पे इक्वल होती है, 120 डिग्रीज पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलोसिटी ऑफ लाइट अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी इज ग्रेटर इन डेंसर मीडियम देन इट्स रेयर मीडियम। किस थ्योरी के मुताबिक जो वेलोसिटी होती है ना, वो हमारे पास डेंसर मीडियम में ज़्यादा होती है देन रेयर मीडियम। किस थ्योरी के मुताबिक, तो ये कर्पस्कुलर जो थ्योरी होती है ना, कर्पस्कुलर थ्योरी के मुताबिक जो डेंसर मीडियम में वेलोसिटी होती है वो रेयर मीडियम की निस्बत ज़्यादा होती है। फिर हमारे पास है, अ रियल इमेज is formed a real image is formed by a concave mirror in is 4.5 times the size of the object. If the mirror is 20 centimeter front the object, the focal length हमारे पास कितनी हो जाएगी सारे स्टूडेंट। अब आप लोग देखोगे कि क्यों हमारे पास कितना है, 4.5 टाइम्स है। ठीक है, किसका, पी की निस्बत का। तो ये कितना बनता है हमारे पास, ये ऑलमोस्ट बनता है 4.5 को हम लिख सकते हैं 9/2, हम पी लिख सकते हैं। ऐसे ही है, और पी आपके पास कितना आ रहा है, 20 सेंटीमीटर है। ऐसे ही है, तो क्यों हम यहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं, ये 9/2 इंटू 20 करेंगे, तो ये 10 10 इंटू 9 दैट विल बी 90। तो हमारे पास कितना बनेगा, 90। अब लेंस फार्मूला क्या, 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो यहाँ पे फोकल लेंथ निकालनी है ना, तो 1/f इक्वल टू 1/p, तो ये 20 है प्लस q कितना, 1/90। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एल से हमारे पास कितना बना, 180। तो ये बना 29 और प्लस ये 92 तो 11/180 बना। इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 180/11 होगा। सो डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इंप्लाइज। ये हमें किसको बताता है, जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ये हमें शो करता है कि जो मोर यू नो अबाउट द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस यू नो अबाउट द पोजीशन। तो ये यही बताता है ना कि जब आप इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम के बारे में प्रिसाइज होते हो तो उसके आप पोजीशन के बारे में लेस प्रिसाइज हो जाते हो। फिर हमारे पास है, इन न्यूक्लियर हाइड्रोजन न्यूक्लियाई डैश टू फॉर्म हीलियम न्यूक्लियर रिलीजिंग एनर्जी विच वर्ड्स करेक्टली कंप्लीट ग्राफ गैप 1 एंड गैप 2। गैप 1 और गैप 2 को कौन सी चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से फिल करेंगी। यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो हमारे पास जो ये सी ऑप्शन है कि फ्यूजन एंड जॉइन टुगेदर, अगर इसको पुट करो, इन न्यूक्लियर फ्यूजन हाइड्रोजन न्यूक्लियाई
जॉइन टुगेदर टू फॉर्म हीलियम न्यूक्लियाई, तो ये हमारे पास सी ऑप्शन में राइट ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज इन विजिबल रीजन, तो पहला अल्ट्रा वायलेट होता है, लाइमन सीरीज अल्ट्रा वायलेट में होता है, ये आप लोगों ने याद रखना है अल्ट्रा वायलेट में। बाल्मर सीरीज होता है हमारे पास विजिबल रीजन में, पास्चन सीरीज हमारे पास होता है इंफ्रारेड रीजन में, और ब्रैकेट सीरीज भी हमारे पास होता है इंफ्रारेड रीजन में। तो राइट ऑप्शन विल बी बीटा ऑप्शन विच इज बाल्मर सीरीज। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरफेस टेंशन डिपेंड्स अपॉन, सरफेस टेंशन किस पे डिपेंड कर रही होती है। तो याद रखिएगा सरफेस टेंशन ना ये नेचर ऑफ द लिक्विड पे भी डिपेंड करती है, टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड पे भी डिपेंड करती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे भी, तो ऑल ऑफ दीज विल बी द राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास अ लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी एमिट्स लाइट ओनली व्हेन, लाइट एमिटिंग डायोड लाइट को कब करता है, जब इसकी फॉरवर्ड बाइसिंग की जाती है। फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब होता है पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से, एन टाइप को नेगेटिव से जोड़ा जाए। उसके बाद है गुड कंडक्टर्स हैव कंडक्टिविटी ऑर्डर, गुड कंडक्टर्स जो होते हैं उनका कंडक्टिविटी का ऑर्डर कितना होता है, दैट इज 10⁻⁷ ओम पर मीटर। उसके बाद है हमारे पास 45 वाला द मैस ऑफ बुकेट जो कंटेनिंग वाटर इन 10 kg है, वर्क डन हमारे पास इन पुलिंग द बकेट फ्रॉम वेल ऑफ 10 मीटर डेप्थ है, वाटर इज पोरिंग एट द यूनिफॉर्म रेट इन द होल इफ द लॉस ऑफ 2 kg वाटर वाइल इट रीचेस टू टॉप जी की हमारे पास, तो लॉस हमने निकालना है कि हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट करना है जो हमारे पास वर्क डन है, वर्क डन को फाइंड आउट करना है। तो वर्क डन हमारे पास किसके इक्वल होता है, वर्क डन हम लोग जानते हैं, वर्क डन हमारे पास होता है दैट इज फोर्स इनटू डिस्टेंस। वर्क डन हमारे पास क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो सबसे पहले फोर्स को देख लेते हैं, तो फोर्स हमारे पास क्या होगी, फोर्स इज इक्वल टू एम ए होता है हमारे पास। तो मैस हमारे पास यहाँ पे कितना है, 10 है, और ए हमारे पास 10 ले लेंगे तो ये कितना बन गया 100, तो 100 न्यूटन की फोर्स है हमारे पास, ठीक हो गया। और उसके बाद अब हम लोगों ने निकालना है, ठीक है, ये हम लोगों ने फोर्स को निकाल लिया। अब हम निकाल लेते हैं फॉर एग्जांपल एवरेज फोर्स की अगर हम बात करें, ठीक है, ये तो हमने फोर्स निकाल ली, कौन सी फोर्स निकाल ली, ये हम लोगों ने फोर्स निकाली ना कि फॉर एग्जांपल पुलिंग अप द बकेट, जो उसको निकालने के लिए कितनी फोर्स हमें लगाना पड़ेगी, वो 10 100 न्यूटन की निकाल ली। अब इसके बाद हमारे पास जो ये फोर्स होगी ना, ये हमारे पास 100 न्यूटन तो हमने निकाल ली। अब दूसरे नंबर पे वो यहाँ पे बात कर रहा है कि देयर इज अ लॉस ऑफ 2 kg, अब लॉस आ गया ना मैथ्स में, पहले मैथ्स कितना था 10 था, अब लेंगे 8, 8 में लेंगे, और 8 × 10 तो अब 80 न्यूटन की भी फोर्स आई, ठीक है ना, तो दो तरह की फोर्सेज हमारे पास आ गई हैं। तो एवरेज फोर्स ले लेंगे, एवरेज फोर्स कैसे लेंगे, पहले 100 की है, फिर 80 की है, 2 पे डिवाइड करेंगे तो 180/2 दैट विल बी 90, तो एक्चुअल में 90 न्यूटन की हमारे पास फोर्स है। अब यहाँ पे वर्क डन हमारे पास क्या होता है एफ डॉट डी, तो एफ हमारे पास 90 है, डी हमारे पास 10 है, तो कितना हो गया 900 जाउल का वर्क डन होगा, 900 जाउल का वर्क डन होगा। ये हमें कहाँ पे दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है सी ऑप्शन में, सो सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है विच इज के a long straight wire carries a current of 10 ampere, an electron travel with a speed of 5 × 10⁻⁶ meter per second parallel to the wire 0.1 meter away from it, the force exerted by magnetic field on the current on the electron will be, फोर्स को आप लोगों ने फाइंड आउट करना है यहाँ पे अगेन। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमारे पास जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी या हमारे पास कोई फोर्स हम लोगों ने अगर इसका फाइंड आउट करना है, तो वो हमारे पास एक सिंपल सा रिलेशन होता है, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी, इस फॉर्मूला से, ठीक है। यहाँ पे ये फोर्स ऑन मूविंग चार्ज है, और हमारे पास यहाँ पे अगर हम बात करें ना, तो फोर्स हमारे पास क्यू वी बी है, क्यू वी बी है, और यहाँ पे बी की जगह पे हम क्या पुट कर लेंगे, क्यू वी बी की जगह पे हम पुट कर लेंगे म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर, ऐसा हम क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास बात होगी ना वायर के केस में, तो वायर के केस में हम ये बी की वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज को पुट करना है, तो फोर्स हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सारी वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास फोर्स आ जाएगी 1.6 × 10⁻⁻17 न्यूटन। सो हमारे पास राइट ऑप्शन विल बी अल्फा ऑप्शन, इसको आप लोगों ने लाजमी तौर पर कैलकुलेट करना है। उसके बाद हमारे पास द रेडियस ऑफ ए ब्लेड ऑफ अ फैन इज 0.30 मीटर इफ इट्स मेकिंग 1200 रेवोल्यूशन पर मिनट, द एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल एट द टिप ऑफ द ब्लेड विल बी, एक्सेलेरेशन की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी। अब एक्सेलेरेशन हमारे पास किसके इक्वल होता है, एक्सेलेरेशन विल बी इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर के, तो ए सी विल बी इक्वल टू आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है पॉइंट, यहाँ पे ये 1200 रेवोल्यूशन है, तो यहाँ पे ये 0.3 मीटर है, और यहाँ पे आर हमारे पास कितना आ रहा है, दैट इज 0.3 मीटर, 0.3 मीटर का आ रहा है, ऐसे ही है। तो यहाँ पे 0.3 मीटर को 3/10 लिखा जा सकता है, 3/10, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, अब ओमेगा की बात करें 1200 रेवोल्यूशन पर मिनट आ रहा है, तो इसको आप लोगों ने रेवोल्यूशन पर सेकंड में करना है, तो ये ऑलमोस्ट 125 बनता है, ऑलमोस्ट 125 बनेगा। तो यहाँ पे ये 125 बनता है, ये 6 बनता है, इसको 125.5 दो दफ़ा लिख लेंगे, ऊपर स्केयर है, तो ए सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास ऑलमोस्ट आ जाएगी 4732 के करीब करीब आ जाएगी, एक्सेलेरेशन मीटर पर सेकंड स्केयर, ठीक है। तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन कितना बनेगा, दैट विल बी, ये हमारे पास इसका राइट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी 47, दैट विल बी 47, ये हमारे पास बनेगा 4732, तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन बीटा ऑप्शन में दिखेगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एलिवेटर हैज अ मास ऑफ 4000 kg व्हेन द टेंशन ऑफ द सपोर्टिंग केबल इज 48,000 न्यूटन, व्हाट इज द एक्सेलरेशन।
एक्सेलेरेशन की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। तो हमारे पास यहाँ पे देखें मैस उसका कितना आ रहा है, दैट इज 48 न्यूटन। अच्छा ये टेंशन की फोर्स होगी ना, 48,000, इसको टेंशन की फोर्स लिख लिया। और मैस हमारे पास तो 4,000 kg आ रहा है। और उसके बाद वेट हमारे पास किसके इक्वल होता है, एम जी के इक्वल होता है। मैस कितना है 4,000 मल्टीप्लाई बाई जी हमारे पास 10 है, तो ये कितना बन गया 40,000 बन गया। उसके बाद अब हमारे पास से वो बॉडी किधर जा रही है, एज ए मैस बन टेंशन सपोर्टिंग केबल, व्हाट इज द एक्सेलेरेशन। तो टेंशन वेट में से करेंगे ना माइनस, क्योंकि टेंशन की फोर्स ज्यादा है, तो ये नेट फोर्स के इक्वल आएगा, एम ए के इक्वल। टेंशन की फोर्स कितनी है 48,000 माइनस वेट कितना है 40,000, तो 8,000 बचना इक्वल टू एम ए आ गया। तो यहाँ से एक इसके इक्वल आ गया 8,000 डिवाइडेड बाई मैस कितना हमारे पास 4,000 है, तो कट के कितना आ गया, दैट विल बी 2 मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास राइट ऑप्शन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ए क्लोज्ड पाइप इन द सेम एज दैट ऑफ द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ एन ओपन पाइप, देन द रेशियो बिटवीन देयर लेंथ विल बी। रेशियो हमारे पास क्या बनेगी, तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये रेशियो दोनों टोन्स की पूछ रहा है, F2 रेशियो हमारे पास ये पूछ रहा है, यानी एक क्लोज पाइप की पूछ रहा है, और हमारे पास कौन सी पूछ रहा है, और रेशियो ऑफ लेंस की रेशियो हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो लेंस की रेशियो हमारे पास क्या बनेगी, एक हमारे पास हार्मोनिक बनेगा 3F1 का, दूसरा हमारे पास बनेगा 2F1 का। और यहाँ पे F1 हमारे पास किसकी इक्वल होगी, V अपॉन में 4L, और ये हमारे पास होगी 2 × V अपॉन में 2L। तो ये इनका लेंस की रेशियो कितनी बनती है, दैट विल बी 3:4, अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद 50th क्वेश्चन है, इफ हीट इज एंटर्ड इन द सिस्टम द एंट्रोपी विल बी। एंट्रोपी पे क्या फर्क पड़ता है, एंट्रोपी पॉजिटिव होती है। डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम मैंने आप लोगों के साथ फिजिक्स की एंड गेम को शेयर किया है, यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हो, ये आई होप आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। उसके बाद यहाँ पे ये नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास लिखा हुआ है कि थ्री ऑफ दीज क्वांटिटीज हैव द सेम यूनिट्स, व्हाट क्वांटिटी हैज डिफरेंट, किस क्वांटिटी के डिफरेंट यूनिट है। तो यहाँ पे ये पावर टाइम के डिफरेंट है, बाकी सबके सेम है। उसके बाद विच ग्रुप क्वांटिटी कॉन्टेन्स ओनली वेक्टर, किसके अंदर से वेक्टर वेक्टर नजर आ रहे हैं, तो वो हम देखेंगे तो सी के अंदर वेक्टर वेक्टर ही हैं। उसके बाद व्हाट इज पॉसिबल यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट, यहाँ पे अगर हम इसके प्रोडक्ट की बात करें तो ये हमारे पास इसके पॉसिबल प्रोडक्ट्स क्या होंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास होगा यहाँ पे प्रोडक्ट दैट विल बी न्यूटन मीटर पर सेकंड, तो ये हमारे पास डेल्टा ऑप्शन में नजर आ रहा है। उसके बाद हमारे पास 54 वाला है, गर्ल थ्रोज अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड टेक्स टाइम एंड अज्यूम एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, व्हाट इज द इनिशियल स्पीड। इनिशियल स्पीड हमसे पूछी जा रही है। इनिशियल स्पीड को हम कैसे निकाल सकते हैं, इनिशियल स्पीड हम निकालेंगे फर्स्ट इक्वेशन, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो यहाँ से वी एफ तो जीरो है, वी आई आपको निकालनी है, ए टी हमारे पास 9.8 इंटू ये कितना उसको टाइम लग रहा है, दैट इज टी हमारे पास 3.20 है। ठीक है, एक्सेलेरेशन हमारे पास कितना है, यहाँ पे देखिएगा, तो अब तो एक्सेलेरेशन हम सबसे पहले निकाल लेंगे। एक्सेलेरेशन हमारे पास कितना हो जाएगा, दैट विल बी 9.8 ना, ये तो हमने पुट कर लिया। और उसके बाद हमारे पास टाइम कितना लग रहा है 3.20 का, ऐसे ही है। तो यहाँ से वी आई की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल आएगी, दैट विल बी ऑलमोस्ट 15.7। तो ये हमारे पास सी ऑप्शन में नजर आ रहा है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम अ पॉइंट पी विद वेलोसिटी एट एंगल थीटा और इट लैंड्स क्यू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आर फ्रॉम पी आफ्टर टाइम टी, द एक्सेलेरेशन ऑफ ए फ्री फॉल इज जी, एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, व्हाट इज द करेक्ट इक्वेशन। इक्वेशन हमारे पास करेक्ट कौन सी बनेगी, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो हमारे पास आर जो है रेंज हमारे पास किसके इक्वल बनेगी, वी टी कोसाइन ऑफ थीटा के इक्वल बनेगी। वी टी जितना इसको टाइम लगा दैट विल बी ऑफ कोसाइन थीटा। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास 56 वाला क्वेश्चन है। तो ये तमाम क्वेश्चंस की ना आप लोगों को ये जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है, व्हाट्सएप चैनल पे तमाम ये पीडीएफ आप लोगों को शेयर हो जाएगी। इस बाकी एमसीक्यूज की लाजमी तौर पे आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लेनी है। ये तमाम आप लोगों के पास अभी टाइम बहुत शॉर्ट ही आप लोगों के लिए रह गया है, इसलिए मैं वीडियो को यहाँ पे वाइंड अप कर रहा हूँ कि जितने मैंने आप लोगों को ये टॉपिक्स करवाए हैं, ऊपर मैंने थ्योरी आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दी, और साथ काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज मैंने आप लोगों को सॉल्व करवा दी हैं। आई होप यू गॉट दिस लेक्चर, आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। तो लाजमी तौर पे आप लोगों ने ये पूरे का पूरा लेक्चर कहीं से अगर ऊपर से स्किप किया तो उसको दोबारा से आप लोग सुन सकते हो। और आप लोगों ने अपने जो क्वेश्चन हैं वो लाजमी तौर पे पास एजुकेशन सिस्टम के साथ शेयर करने हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप लोग पास यूनिवर्सिटी के राउंड 2 3 की तैयारी करना चाहते हो, नेक्स्ट कैंडिडेट 3 4 की तैयारी करना चाहते हो, तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप हमारे सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। तैमूर हसन को दें इजाज़त, अल्लाह पाक आप सबको इंशाल्लाह कामयाब करें। ढेरों दुआएं आप लोगों के लिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।